Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you all. कैसे हैं सब लोग आज? हो गया पूरा घूम फिर के आ गए पूरे मीटिंग रूम में, बातें हो गई आपस में. How is this batch doing? लास्ट सेशन क्या हुआ था आप लोगों की बैच का? कहाँ तक पहुंचे हैं अभी हम लोग? चलो बताओ मुझे. क्लस्टर एंड कैपेसिटी प्लानिंग. ओ माय गॉड, यहाँ तक आ भी गए आप लोग ऑलरेडी. सही. तो कितने लोगों ने सोचना शुरू कर दिया प्रोजेक्ट के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल ऑलरेडी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट? क्या बात है. तो आप लोगों का कोई डेडिकेटेड सेशन हुआ है कि प्रोजेक्ट किस तरह से बिल्ड करना चाहिए, यूज केस किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए? ठीक है, तो डिस्कशन कर ले. क्या बोलते हैं? लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, एक डिटेल डिस्कशन कर ले कि किसने कौन सा यूज केस सिलेक्ट करना चाहिए और किस तरह से क्लस्टर प्लान करना चाहिए, किस तरह से कैपेसिटी प्लान करनी चाहिए, किस तरह से पूरा फ्लो होता है. हडूप क्लस्टर जब आप डिप्लॉय करते हो तो किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है. अब आप लोगों का अभी अभी फ्रेश सेशन हुआ है क्लस्टर कैपेसिटी प्लानिंग का, मतलब आप लोगों के इनपुट्स तो बहुत जोरदार आने वाले हैं. मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ. चैट बॉक्स में एकदम अच्छी एनर्जी होने वाली है इस बार. व्हाट से? क्या चैलेंजेस, क्या सिखाओ प्लीज. ओके, हाउ टू सिलेक्ट मशीन. ठीक है, सब डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रखा है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव ऑलरेडी वर्कड इनटू द इंडस्ट्री? अभी सबसे पहले जब कोई भी चीज जब एक प्रोजेक्ट के नाम से आती है कंपनी में, तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है? रियल टाइम में भी हमारे पास कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब उस सिचुएशन को हम एक प्रोजेक्ट के हिसाब से फेस करते हैं, राइट? वी लुक एट इट एज अ प्रोजेक्ट लाइक बाइंग अ न्यू हाउस, और लाइक शुरू से एंड तक कोई फंक्शन करना है घर में, या किसी की शादी करवानी है ना? तो यस अमित, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग. पूरा सेशन हो जाने दो, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी रखते हैं. और सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे आज. ठीक है? ठीक है. तो किसी भी सिचुएशन में जब हम उसको एक प्रोजेक्ट की तरह अप्रोच करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई पार्टी है, शुरू से एंड तक वो पार्टी हमको एकदम सक्सेसफुली कंक्लूड करनी है, या किसी की शादी है, या कोई नया घर खरीदना है, ये सब क्या है? छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है ये. इसी तरह से कंपनी में जाते हो तो कुछ अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, रियल लाइफ से उसको रिलेट करके देखते हैं, है क्या नहीं? तो ये सब क्या है? छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है. अब मुझे बताओ कि कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जब हम करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम किस चीज का ध्यान रखते हैं? कौन सा स्टेप सबसे पहले आता है? जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है वो भी मुझे बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कॉमन सेंस यूज करके, गेस कर सके, कुछ भी करके बताता है. ज्योति ने कहा प्लानिंग, इससे पहले भी किसी एक ने कहा था प्लानिंग. प्लानिंग जब आप करने के लिए जाते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्लान किस चीज को करना है. तो उससे पहले क्या आता है? जिन जिन ने क्लाइंट रिक्वायरमेंट बोला है, दे आर एब्सोल्युटली राइट हियर. सबसे पहला स्टेप आता है रिक्वायरमेंट को समझो. सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता है कि रिक्वायरमेंट को समझो. तो सबसे पहला रोल आता है उस टीम का जो क्लाइंट के पास जाके रिक्वायरमेंट को समझ के आती है. एक टीम होती है कंप्लीटली, जो एक ब्रिज होता है टेक्निकल टीम के बीच में और क्लाइंट के बीच में. ये वो टीम होती है जो क्लाइंट के पास जाके बैठ के पूरा एनालिसिस करती है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है.
और रिक्वायरमेंट को समझ, रिक्वायरमेंट टीम होती है, वो प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट टीम होती है जो रिक्वायरमेंट का पूरा स्टडी करके एक डॉक्यूमेंट बना के वापस आती है, पूरा रिक्वायरमेंट स्टडी करके आती है। अब आपको पता चल गया कि क्लाइंट को क्या क्या चाहिए। अब इसके बाद जब आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है, कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो, रिक्वायरमेंट जब क्लियर है तो ही आप प्लानिंग पे जा सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अभी हमारा? नेक्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग का, कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाए, किस तरह से हम इसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे हमारा प्लानिंग का स्टेज। प्लानिंग करने के बाद क्या आता है? व्हाट कम्स आफ्टर दैट? डिजाइन बनाना पड़ता है ना। प्लानिंग करोगे जब आप, तो पहले उसके बाद उस प्लान को डिजाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे किसका रोल आता है? आर्किटेक्ट का रोल आ जाएगा यहाँ पे। आर्किटेक्ट विल हेल्प यू डिजाइन। once that design or the blueprint of that project is ready, this design will go to whom? Exactly, developers. कोडिंग मतलब कौन करेगा? डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा। डेवलपमेंट टीम क्या करेगी? यहाँ पे डेवलपमेंट टीम में क्या होगा? डेवलपर्स उस पे काम करेंगे, आपकी आइडिया को कोड के फॉर्म में वो बनाएंगे। दे विल राइट अ कोड। अब ये कोड जब रेडी हो जाता है तो क्या होता है? कम ऑन क्विकली, ओनली 1-2 पीपल आंसर। टेस्ट होता है, यू आर राइट। टेस्टिंग टीम के पास जाएगा, टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगी, उसको अलग अलग एनवायरनमेंट में टेस्टिंग उसका होगा, उसको चेक किया जाएगा कि कोड कितना सही चल रहा है। जब उसका टेस्टिंग होगा और उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वापस वो डेवलपर को दिया जाता है, फिर वापस उसके ऊपर काम होगा, डेवलपर्स उसको चेक करेंगे और फिर वो कोड वापस टेस्टर्स के पास आता है। अब जब सक्सेसफुल हो गया ये सब, उसके बाद क्या आता है? डिप्लॉयमेंट का काम आता है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम आ जाता है कि प्लान का एग्जीक्यूशन। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया, अब एक्चुअल लोग आ गए जो सच में काम कर रहे हैं, जो सच में उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि आप लोग हैं। फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ? यहाँ तक की जर्नी समझ में आई? मजा आएगा ना? बहुत काम होता है भाई, ये मत समझो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को काम नहीं होता है। एक बात तो तय है कि काम बहुत होने वाला है ना? तो सबसे पहले जब आप एक क्लस्टर को डिप्लॉय करने की बात करते हो, तो जैसे मैंने आपको बोला कि रिक्वायरमेंट समझना है, उसके बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आ जाता है आपका डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सब होने के बाद आपका काम एक्चुअल में शुरू होता है कि नहीं? अभी आते हैं हम हडूप के क्लस्टर के आर्किटेक्चर के ऊपर, हडूप के क्लस्टर के आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है? तो ये आर्किटेक्चर जो होता है, ये हमको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बना के देता है कि नहीं देता है? लेकिन अगर किसी कंपनी में आप ही को बोला है कि आपने ही आर्किटेक्ट का काम करना है, आप ही को डिजाइन करना है, तो आपको ये काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि क्या चल रहा है, क्या काम हमने करना है, और हमको वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस केस में अभी हम लोग आज पूरा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक अप्रोच रहेगा हमारा जब हम अपना प्रोजेक्ट जीरो से बनाएंगे और उसको एंड तक लेके जाएंगे। तो हम उसको जैसे शुरू से विजुअलाइजेशन तक का पूरा जर्नी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले मुझे ये बताइए कि नोड्स कौन से टाइप के होंगे? व्हाट विल बी द टाइप ऑफ नोड्स? मास्टर नोड्स आएंगे आपके, मास्टर मशीन्स आएंगे, फिर क्या आएंगे? वर्कर नोड्स आएंगे आपके, वर्कर नोड्स आएंगे। मास्टर मशीन्स कौन से लेने चाहिए, वर्कर मशीन्स कौन से लेने चाहिए, फिर इसमें एचए आएगा। कौन सी सर्विसेज का हमको एचए रखना है, आरएम का करना है, हाइव का करना है, एचडीएफएस का करना है ना? ये सारे एचए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से एक-एक पॉइंट उठा के आज डिस्कस करते हैं, ठीक है? दैट इज़ माय प्लान फॉर टुडे एंड देन यू बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस आल्सो। वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ स्टफ हियर, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि यूज़ केस सिलेक्ट करना है हमको। सबसे पहले हमको क्या करना है? एक यूज़ केस सिलेक्ट करना है। तो जब यूज़ केस सिलेक्ट करना होता है, तो हम यूज़ केस किस तरह से सिलेक्ट करते हैं?
कोई भी यूज केस उठा लेंगे, सक्सेस स्टोरीज में जाके कोई भी यूज केस उठा लेंगे हम लोग। क्लाउडेरा सक्सेस स्टोरीज पे जाते हैं हम। आई जस्ट ओपन दैट पेज फॉर यू एंड शेयर द पेज विद यू। जस्ट मिनट, एक अच्छा सा सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आ गए हम हमारे क्लाउडेरा की पेज पे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे है। ठीक है, अभी सबसे पहले जब हमको चूज करना होता है, तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, मैंने पूछा था कि जिन्होंने काम कर रखा है इंडस्ट्री में, जिनको सच में इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया है ऑलरेडी। यस, क्लाउड भी डिस्कस करते हैं हम, डोंट वरी। अभी देखो, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल किसी ने काम किया है टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है, यहाँ पे देखो टेलीकम्युनिकेशन, लेट्स चूज समथिंग रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन। तो जब हम बोलते हैं कि चलो टेलीकम्युनिकेशन में किसी ने काम किया है, राइट, तो टेलीकम्युनिकेशन में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? what are the scenarios when you say you worked in a domain of telecommunication? तो टेलीकम्युनिकेशन में आपके प्रीपेड कस्टमर्स आ गए, आपके पोस्टपेड कस्टमर्स आ गए, उनका डेटा प्लान आ गया, उनके आईएसडी कॉलिंग के प्लान्स आ गए, उनके लोकल कॉलिंग के प्लान आ गए, उनके मैसेजेस एसएमएस के पैकेजेस आ गए। अभी कोई फेस्टिवल आता है, फॉर एग्जांपल दिवाली आ गई, राइट, तो दिवाली में बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, और ऐसे केसेस में बहुत सारे इंटरनेशनल लोग भी होते हैं, एनआरआईज भी होते हैं जो कॉल करते हैं। तो उनके लिए स्पेशल प्लान्स लॉन्च होते हैं कि भाई आपको रोमिंग ऐसे लगेगा, आप दिवाली में इतना आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, द मोर कॉल्स यू मेक, यू दिस इज द वे यू अर्न रिवॉर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये छोटे छोटे जो आपके चंक्स है, इसमें होगा आपका प्लानिंग। एक पर्टिकुलर चंक का रिक्वायरमेंट आप समझोगे कि हाँ भाई हमको पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए बनाना है, प्रीपेड कस्टमर्स के लिए बनाना है, और वो उस हिसाब से आपके प्लान होते हैं। फिर वो छोटे छोटे प्लान्स जो एग्जीक्यूट होंगे, टेस्ट होंगे, और फिर उनका हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो इस केस में जो डेटा जनरेट होगा वो किस तरह का जनरेट होगा, क्या लगता है आपको? इस डोमेन में, टेलीकम्युनिकेशन डोमेन की जब हम बात करते हैं, तो जो डेटा जनरेट होता है वो किस तरह का डेटा जनरेट होता है? हर तरह का डेटा आएगा इसमें। ऑल टाइप्स ऑफ डेटा विल यू विल गेट हियर। यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड डेटा, you will get unstructured data, you will also get semi structured data that is being generated। अभी अलग अलग तरह से जनरेट हो रहा है। तो फिर आप अभी इस केस में आपको दो तरह से सोचना है। एक डेटा एट रेस्ट, एक हो गया आपका डेटा एट रेस्ट, और दूसरा आएगा आपका स्ट्रीमिंग डेटा। स्ट्रीमिंग डेटा। तो अभी सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि डेटा के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या है। तो डेटा सोर्सेज, सबसे पहले आपने एक यूज केस उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह से आपको बोला कि भाई अगर आप बिलोंग करते हो किसी ऐसी चीज से जहां पे आपने काम किया है टेलीकम्युनिकेशंस में, तो आपने उठा लिया कि एक यूज केस ले लिया जो टेलीकम्युनिकेशंस का है। अब क्यों ऐसे बोल रहे हो? आप बोलोगे मैम मुझे नहीं करना है टेलीकम्युनिकेशन में, पक गए हम लोग काम कर करके, मैंने किया है टेलीकम्युनिकेशन में काम, मुझे ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाना है। या कोई बोलेगा मुझे फाइनेंस डोमेन लेना है। तो या कोई बोलेगा या जैसे करण सिंह बोल रहे हैं हमें तो ऑटोमोबाइल लेना है। बता रही हूँ, आई एम कमिंग टू इट अमित। तो अच्छा, ये क्वेश्चन अब आ रहा है अमित का, डेटा एट रेस्ट एंड डेटा इन मोशन। सबसे पहले आप पुराने सेशंस देखेंगे, यहाँ ये तो हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अगेन, तो जैसे डेटा एट रेस्ट मतलब वो डेटा जो आपका आर्काइव डेटा है, कोल्ड डेटा है, जो आपके वेयर हाउसेज में पड़ा है, जिसके ऊपर हम एनालिटिक्स रन करेंगे, क्वेरी करेंगे, उसके ऊपर से बिजनेस स्ट्रेटजीज डिजाइन करेंगे। ठीक है, एनी विच वेज, वेयर वाज आई? I say no, I want to work in a particular
डोमेन और मेरे को आई हैव वर्कड इन अ पर्टिकुलर डोमेन, बट द प्रोजेक्ट दैट आई वांट टू डू शुड बी फॉर डिफरेंट डोमेन। तो क्या होगा पता है क्या, इसमें होगा कुछ नहीं, प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका, लेकिन आपको ऐसे लगता है क्या कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड वोकैबुलरी होती है, जो भाषा होती है हर एक डोमेन की अपनी, वो आपके पास होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक टू अ टीचर, शी स्पीक्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, she will use terms like lesson planning, or she'll say comprehensive analysis, or she'll say continuous this that, ऐसे बहुत सारे उनके terms होते हैं, वो लोग यूज करते हैं। when you speak to doctors, they speak in a very different way। वो आता है ना प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के AD BDD RX, ये समझ में आता है क्या हमको? बट अ डॉक्टर और अ केमिस्ट विल वेरी वेल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। उस तरह से हर एक डोमेन की अपनी एक वोकैबुलरी होती है। तो जिस बंदे ने कॉमर्स से पढ़ाई कर रखी है कोई यहाँ पे बीकॉम वाला कोई है? जीशान बीकॉम से है, योगित इज फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, वेरी नाइस। तो बीकॉम वाले कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे, क्या लगता है आपको? कौन सा डोमेन सही रहेगा इन लोगों के लिए? ऑब्वियसली फिनेंस, फिनेंस इज द राइट चॉइस फॉर यू। तो आप बैंकिंग वगैरह का प्रोजेक्ट ले लो। उसी तरह से अगर कोई एजुकेशनल डोमेन से, टीचर्स है क्या यहाँ पे, कोई कोई टीचर्स है यहाँ पे? Anyone coming from teaching background? Arbaz, very good. So आप anything related to syllabus designing या education वाला project ले लो। जैसे मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि आप लोग बहुत आराम से एक यूज केस सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वर्क यू आर डूइंग। यहाँ पे हमने टेलीकम्युनिकेशन चूज किया है, पीछे जाके आप चाहिए तो कुछ और ले सकते हो। मैकेनिकल वाले कोई डोमेन होता है क्या? मैकेनिकल कोई डोमेन होता है? नहीं होता है। तो आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से जहाँ पे आपकी वोकैबुलरी बेस्ट फिट होती है, कुछ ऐसा ले लेंगे। ऑटोमोबाइल वाले का था ऑटोमेटिव का प्रोजेक्ट उठा लेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपके कि आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या बेस पे करना है। क्लाउडेरा सक्सेस स्टोरीज पे जाएंगे। अगर आपको प्योर क्लाउड में प्रोजेक्ट बनाना है, राइट, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लाउड में प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप जाके AWS के सक्सेस स्टोरीज देखोगे कि किस तरह से अपना एनवायरनमेंट AWS रखते हुए लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया। लाइक फॉर एग्जांपल काफका की जगह वहां पे क्या आ जाएगा? एनी गेसेस? काफका की जगह किनेसिस, वेरी गुड करण सिंह, काफका की जगह वहां पे किनेसिस आएगा। राइट, HDFS की जगह स्टोरेज कौन सा हो जाएगा वहां पे आपका? S3 हो जाएगा। आपका डेटा सोर्स क्या हो जाएगा? आपका EMR क्लस्टर, EMR से S3 में जाएगा डेटा, राइट? करेक्ट। अभी आपका जो ये है आपका जो डेटा है, उसको स्कीमा देने के लिए या उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने के लिए आप क्या यूज करोगे? RDS एंड रेडशिफ्ट यूज कर सकते हो, राइट? यहाँ पे हम डेटाबेस खुद क्रिएट करते थे, वहां पे आप RDS या रेडशिफ्ट का यूज कर सकते हो। दुनिया सर्वरलेस की हो चली है आजकल। सिर्फ क्लिक ऑफ अ बटन ये सब आपको करा के मिलेगा। और अगर आपका अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो उसको मैनेज करने के लिए कौन सा टूल उठाओगे आप? अथीना उठाओगे आप, अथीना। अथीना पे ग्लू का क्रॉलर चला के आपको बना बनाया पूरा ये मिल जाएगा, आपका डेटा पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। अब मुझे बताओ कि इस सबको विजुअलाइज कराने के लिए हम यहाँ पे टैब्ल्यू यूज करते थे, क्लाउड में आप क्या यूज करोगे? यस, BI का टूल कौन सा आएगा क्लाउड में? क्विक साइट, क्विक साइट आएगा आपका। यस, क्लाउड वॉच यूज करोगे मॉनिटरिंग के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एनवायरनमेंट बदल रहा है, लेकिन जो बेसिस है, फंडामेंटल्स है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है? तो सोर्सेज हो गए, चलो सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज क्या क्या होंगे आपके? व्हाट विल बी योर सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू एक्सट्रैक्ट द डेटा? अब ये तो आई एम श्योर, नो प्रॉब्लम, काफका का लेक्चर भी अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, यू कैन रीड अबाउट इट। और आज भी हम डिस्कस कर लेंगे काफका को थोड़ा। इसके आपके सेशंस होने वाले हैं प्रसाद, सो व्हेन योर क्लाउड सेशन स्टार्ट, ट्रस्ट अस, वी विल बी सॉर्ट ऑफ टीचिंग यू एवरीथिंग, एंड वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग दैट आई हैव जस्ट स्पोकन अबाउट। इन सब के सेशंस आपके होंगे, H2AI आपको सब सिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दैट तो यू रेस्ट अश्योर्ड, वो टेंशन मत लो, स्पार्क का भी होगा, यस। तो अभी फिलहाल नाम तो पता है अपने को, कौन क्या करता है ये भी पता है हमको, है क्या नहीं? तो सोर्सेस क्या क्या है, चलो बताओ। सोर्सेस क्या क्या आएंगे आपके? आपके सोर्सेस हो जाएंगे आपके सेंसर्स, जहाँ से आपका स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा आपके, और क्या क्या आपके एप्लीकेशंस है,
जो जनरेट कर रहे हैं डेटा, सीआरएम हो गया, है ना? आरडीबीएमएस पे भी आपका कुछ डेटा रह सकता है। तो ये सारे हो गए आपके डेटाबेसेस हो गए अलग-अलग जो आपके डेटा सोर्सेज़ हो गए। अब यहाँ से जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे, आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, तो कौन से ये यूज़ करोगे, टूल्स यूज़ करोगे? एक्सट्रैक्शन टूल्स क्या-क्या हैं हमारे? अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आप पे आपके लिए। आपको ये पता है कि काफ़का सब कुछ कर सकता है? इट कैन मैनेज योर स्ट्रक्चर्ड डेटा एज़ वेल एज़ योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एज़ वेल एज़ योर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा सब मैनेज कर लेता है ना काफ़का? यस। फिर स्कूप क्यों रहता है प्रोजेक्ट में? आप क्यों रखोगे स्कूप? अगर मैं किसी को एक आर्किटेक्चर बताती हूँ कि भई मेरा जो डेटा है वो काफ़का से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड लिया है। मेरा जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको मैंने मैनेज करने के लिए स्कूप ले रखा है। What do you think? Why this will be included in the architecture of my project? हाँ, फास्ट प्रोसेसिंग बोल लो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोल लो, सब कुछ बोल लो, लेकिन क्या काफ़का नहीं कर सकता ये? कंप्लायंस की क्या बात है भई? काफ़का इज़ गिविंग यू ऑल द रिक्वायर्ड हाई अवेलेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ तो है उसमें। कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन की भी बात नहीं है, लेटेंसी की भी बात नहीं है, स्कूप डायरेक्टली इंजेस्ट कर देगा। देखो, अगर सिर्फ़ काफ़का पे रिलाय करोगे तो काफ़का पे लोड बढ़ जाएगा। है ना? बहुत ज़्यादा लोड काफ़्का पे आ जाएगा। तो उसका लोड बैलेंस करने के लिए, लोड बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके लिए हमारे पास बहुत ही कन्वीनिएंट टूल है स्कूप। तो आरडीबीएमएस से सीधा ये डेटा स्कूप के थ्रू हम इंजेस्ट कराएँगे। आई बात समझ में? तो अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं लेना है स्कूप, राइट? आपके प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट कौन हो? आप हो। आप बोलोगे नहीं मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं लेना है इसको, मेरे प्रोजेक्ट में मुझे नहीं रखना है, मुझे काफ़का से ही काम चलाना है। इज़ देयर एनीवन हू कैन क्वेश्चन यू? आपको पूछने वाला कोई है? प्रोजेक्ट किसका है? आपका है। मर्ज़ी किसकी चलनी चाहिए? आपकी चलनी चाहिए बिकॉज़ यू आर द लीडर देयर, you are the leader there. You are going to read about all these services, you are going to study and you are going to take a decision. Like uh, for example I say कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है जो स्टोर हो रहा है एचडीएफएस पे यहाँ पे, ठीक है? लेकिन जो कभी-कभी मुझे किसी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एमएसईबी का डेटा है। सारे कस्टमर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है और एक कोई कस्टमर ऐसे मिस्टर एक्स वाई जेड ने बोला कि भई मेरा फॉल्टी बिल आया। तो मुझे क्या करना है इस पूरे डेटा में से एक इंसान के बारे में डेटा रिट्रीव करके लाना है, ठीक है? तो क्वेरी आएगी कि ये एक्स वाई जेड पर्सन का बिलिंग डिटेल निकालो, ये हमने क्वेरी किया। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आप एचबेस यूज़ करोगे या आप हाइव यूज़ करोगे? इम्पाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसको साइड में रखो, फिलहाल मैं बात कर रही हूँ एचबेस की या हाइव की, व्हाट विल यू यूज़? इम्पाला तो वो महँगा है, मेमोरी हंग्री है बहुत क्विक है, थोड़ा-सा लेटेंसी चल जाता है अपने को थोड़ा 2 सेकंड लगाया भी उसने तो यहाँ पे, किसी की जान नहीं जाने वाली है बिलिंग डिटेल थोड़ा-सा लेट भी रिट्रीव हुआ तो वी कैन स्टिक टू इकोनॉमिकल लाइक एचबेस या हाइव राइट? जितने लोगों ने एचबीएस बोला है बैंक ऑन योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर, वेरी गुड। हाइव क्या से काम नहीं चलेगा ऐसा है क्या? कितने को लगता है कि यहाँ पे हाइव से काम नहीं चलने वाला है? हम नहीं रिट्रीव करा के ला सकते डेटा हाइव से, काम ज़रूर चलेगा। लेकिन एचबीएस क्या है? ज़्यादा एफिशिएंट है ऐसे केस सिनेरियो में। लेकिन अगर ये डेटा है एमएसईबी का ही सेम केस हम ले लेते हैं और मुझे पूरे पुणे शहर की इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। पूरे महाराष्ट्र का डेटा है, उसमें से मुझे पुणे का निकालना है। अब क्या बेटर रहेगा? अब बेटर रहेगा हाइव क्योंकि पार्टिशनिंग या बकेटिंग यूज़ करके हमने पुणे का अलग से डेटा स्टोर कर रखा होगा, उतना ही डेटा वो हमको लाके फट से दे देगा, राइट? समझ में आ रहा है कि किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है जब आप सर्विसेज़ सिलेक्ट करोगे? आई होप इट्स क्लियर। हाइव इज़ वर्किंग ऑन अ की वैल्यू पेयर क्विकली एक पर्सन का रिट्रीवल अगर है, तो डेटा जब स्टोर ज़्यादा हो रहा है लेकिन रिट्रीवल पर्सन बाय पर्सन है, तो इट्स बेटर वी गो बाय एज बेस। और अगर डेटा स्टोर ज़्यादा हो रहा है लेकिन रिट्रीवल ज़्यादा अमाउंट में है, जैसे स्टोर हो रहा है उसमें से एक चंक वापस रिट्राइव करना है, तो हाइव विल डू द वर्क। अब मुझे एक बार किसी ने पूछ लिया था कि आप तो बोल रहे हो दिस वाज़ लाइक एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी, तो इन्होंने बोला कि आपने जो अभी हमको आपका बताया कंपनी के बारे में, आपका जो आर्किटेक्चर बताया, जो एनवायरनमेंट बताया, इसमें आप हाइव पे कैसे काम चला रहे हो?
आइडियली कस्टमर्स का अगर कुछ कंप्लेन आता है तो फटाफट डेटा रिट्रीव करना चाहिए, तो यू शुड बी यूजिंग समथिंग लाइक HBase, व्हाई आर यू यूजिंग हाइव? तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? यू नो व्हाट आई टोल्ड द पर्सन? सर, हमारा काम चल रहा है, हमारे प्रोजेक्ट में कोई इश्यू नहीं है, हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, वी आर हैप्पी विद द क्लस्टर, इट इज गोइंग ऑन वेल, इट इज वेरी वेल विद इन द बजट, customers are happy, we are happy, and that's it. The hive is doing the kind of work we need. इसके आगे आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा फिर उसके बाद? नहीं पूछेगा। तो L2 में अगर आपको कोई बोल देता है कि नहीं नहीं आपने हाइव कैसे यूज किया, आपने HBase ही यूज करना था, एक्सक्यूज मी, दिस इज माय प्रोजेक्ट, दिस इज हाउ द वर्क गोज ऑन इन माय कंपनी, दिस इज हाउ द सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैज डिजाइंड इट। इट डजंट मीन कि कुछ भी करो वहां पे और बोलो अरे ये हमारा ऐसे ही प्रोजेक्ट है, नो, देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड इट। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉजिक डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? Exactly. You have to study the most important word in the entire world, that is why. Somebody tells you, बेटा स्कूल जाना अच्छी बात है, why? बेटा चोरी करना गलत बात है, why? उस तरह से स्पार्क यूज करो, इम्पाला यूज करो, HBase यूज करो, हाइव यूज करो, इकोसिस्टम का कुछ भी उठाओ। अगर आपको उसका why आंसर करने आता है, तो आज मुझसे लिख के ले लो, L2 आप फर्स्ट राउंड में क्लियर करने वाले हो। और L2 के लिए प्रिपेयर ऐसे करो जैसे L3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो ये अगर आपको व्हाई क्लियर है, अगर आपने ये अच्छे से आर्किटेक्चरल स्टडी किया, सबके प्रॉपर्टीज अच्छे से स्टडी कर लिए, इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स है, तो यू विल बी एबल टू आंसर एंड जस्टिफाई व्हाई यू आर यूजिंग व्हाट। तो एक स्टेप तो अपना क्लियर हो गया कि आपको जाके यूज केस सिलेक्ट करना है। अब उस यूज केस में से अपने को क्या क्या स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखना है कि उनको प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर वो लोग क्लाउडेरा के पास आए हैं सोल्यूशन मांगने के लिए, तो सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझो, जैसे हमने शुरू किया था। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझो कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आई हैड डिस्कस कि बिग ब्रिटिश टेलीकॉम एक क्लाइंट है, राइट? या पेपर डेटा ले लो या कोई भी उठा लो, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, पेपर डेटा है यहाँ पे। तो इसका एक स्टेटमेंट होता है कि हमको क्यों ये पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ी। दे विल बी टेलिंग यू कि व्हाट देयर प्रॉब्लम वाज, हाउ एंड व्हाई द सॉल्यूशन वाज प्रोवाइडेड, कीपिंग इन माइंड देयर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से क्यों आया। इनके चैलेंजिंग वर्कलोड्स थे, इनके बहुत ज्यादा रिपोर्ट जनरेट हो रहे थे, इनको एसएलए ज्यादा आ रहा था, एसएलए मीट नहीं हो रहा था, लेटेंसी ज्यादा आ रही थी, कई ज्यादा एपीआई से डेटा जनरेट हो रहा था, मल्टीपल एपीआई से जब डेटा बन रहा आ रहा है तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था यूजिंग द ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम, है ना? हम लोग जैसे टैब्यूलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसको रिट्राइवल का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा हो गया था। अचानक इनके कस्टमर बेस बढ़ गया, कस्टमर बेस बढ़ने की वजह से और जैसे ही इंटरनेट सबके लिए इजीली अवेलेबल हो गया, इनफ्लो ऑफ डेटा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनफ्लो ऑफ डेटा बहुत ज्यादा आने की वजह से जो इनके ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस सिस्टम्स थे, ये डेटा मैनेज करने के लिए केपेबल नहीं बचे, इंपॉर्टेंट हो गए। और इसीलिए वी हैड टू ब्रिंग इन हडूप और वी हैव टू किक इन बिग डेटा देयर। और बिग डेटा के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन हमको मिला हडूप प्लेटफॉर्म पे। और इसीलिए हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि वी विल इन्वेस्ट इन हडूप और क्लाउडेरा, यू कैन से। यस, वी आर कमिंग टू इट, अमित, वी आर कमिंग टू इट। सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर पेपर डेटा का आप देख लो, इसमें अगर नहीं दिया है तो विल स्टडी सम अदर यूज केस आल्सो, जिसमें आपको ये दिया जाता है कि एग्जैक्टली कितना डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल वो लोग बोल रहे हैं कि 800 टीबी डेटा हमारा यूज केस में है। तो अमित, विल यू सिलेक्ट 800 टीबी फॉर योर प्रोजेक्ट आल्सो? ओ माय गॉड, व्हाट डज इट मीन 800 टीबी? तो आपको क्या करना है, उस 800 टीबी का जीबी कर लो। आई बात समझ में? टीबी से आप जीबी में डील करो और आप उस हिसाब से प्रोजेक्ट डिप्लॉय करो। हम करते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। तो कहाँ थी मैं, हाँ, तो ये हमारा प्रॉब्लम था कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो ये था कि इतना ज्यादा डेटा हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे थे, एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड
Cloudera to help us out. इसलिए हम लोगों ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज किया. लाइक फॉर एग्जांपल हमने 6.3 तक अभी एंटरप्राइज ही है हमारा, राइट? तो हमने ये अगर आप बोल रहे हो कि भाई हमारा 4 साल पहले हम काम करते थे, तो यू बेटर से कि एंटरप्राइज ग्रेड क्लाउडेरा प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे थे. सीडीपी की अगर आप बात कर रहे हो तो 2019 के बाद ही आप सीडीपी की बात करोगे. अगर आपका एक्सपीरियंस आप 19 के बाद बता रहे हो तो ही आप सीडीपी का बता सकते हो, उससे पहले आप नहीं बता सकते. 1920 के बाद ही. क्यों? क्योंकि उसके पहले सीडीपी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सीडीएच ही एग्जिस्ट करता था. गेटिंग इट? तो ये मत बोल देना अरे नहीं काम तो मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ लेकिन थ्रू आउट मैंने सिर्फ सीडीपी पे काम किया है. पकड़े जाओगे. था ही नहीं मार्केट में तो कहां से किया है काम. गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस? कहाँ गए सब लोग चैट बॉक्स से? अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचने में लग गए. ओके तो इसके बाद डेटा लाइफ साइकिल पे आते हैं हम लोग. डेटा लाइफ साइकिल कैसे होती है, क्या होती है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी. आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज बता दूं मैं. दिस इज योर इंटर क्लाउड डिफरेंस. देखिए, तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका एनवायरनमेंट आपको एडब्ल्यूएस रखना है तो यू कैन गो विथ ऑल दीज. बीनस्टॉक, लैम्बडा, ईसीएस, ईकेएस, एस3, ग्लेशियर, ईएफएस, क्लाउडफ्रंट, रेडशिफ्ट एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन अगर मेरे दिमाग में या मेरे जहन में ये आता है कि लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट ऑन अज्योर, टेल मी वन थिंग, कॉन्सेप्ट बदलने वाले हैं क्या? या मैं बोलती हूँ जीसीपी पे करते हैं, कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स बदलने वाले हैं क्या? अगर यहाँ पे हम EC2 बोलते हैं तो वहां पे हम उसको वर्चुअल मशीन ही बोलेंगे. यहाँ पे इंस्टेंस बोलते हैं अगर हम, तो वहां पे वीएम ही बोलेंगे. जीसीपी में वीएम इंस्टेंसेस बोलेंगे. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई S3 है हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए यूज होता है, तो अज्योर में उसी को ब्लॉक ब्लॉक बोला जाता है, जीसीपी को उसी को क्लाउड स्टोरेज बोला जाता है. द ओनली डिफरेंस इज कि नाम बदल रहे हैं. जैसे सोहेल ने कहा, यस द टर्मिनोलॉजी इज चेंजिंग, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम गाइस. सो इफ यू डिसाइड कि आप थोड़ा सा पढ़ के आपका प्रोजेक्ट, चलो आज कुछ डिफरेंट करते हैं लाइफ में, एडब्ल्यू या जीसीपी वाला बंदा लेगा आपका अगर जीसीपी है. माय वॉइस याकूब, योगित, everybody is saying voice breaking. Am I okay now? Okay, I'm so sorry guys. I don't know, maybe some internet issue. Is my voice clear? Give me a thumbs up. Kamran is saying yes, Shubham, Prashant, Yogit, Tanvir, everyone is saying yes. Amazing. ठीक है, तो हम कहाँ पे थे guys? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सिर्फ टर्मिनोलॉजीज बदलती है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदलती है, बाकी कुछ भी नहीं बदलता. तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हमने AWS का एनवायरनमेंट तो सीख लिया, कुछ अलग करते हैं, चलो एज्योर पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि एज्योर बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, राइट? वो जीसीपी थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन एज्योर बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है. तो आप एज्योर में प्रोजेक्ट बना सकते हो, आपका L2 उस तरह से लिया जाएगा. सो गो अहेड एंड ट्राई दिस, only the names are different, the terminologies are different, but the conceptual remains the same. यहाँ पे आप EFS अगर यूज करते हो फाइल स्टोरेज के लिए, तो वहां पे आपको सेम फाइल Azure फाइल्स में स्टोर करनी होती है. अगर आप GCP पे जाते हो तो ZFS या Avro आ जाता है. तो these things change, but आपको फंडामेंटल नॉलेज दे दिया गया. आज की डेट में दुनिया के किसी भी क्लाउड को आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अगर आपको AWS का क्लाउड समझ में आ गया है तो दुनिया के हर क्लाउड पे आप काम कर सकते हो. इतना तो आप में पोटेंशियल आज की डेट में आ गया. ठीक है, फिर आ जाते हैं वापस हम लोग हमारी स्क्रीन पे और देखते हैं कि आगे कैसे बढ़े इससे. अब आज कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे एक फ्लो में जाते हैं. पहले हटा दूं मैं जूम के कंट्रोल्स जो है. अभी एक दिन में मैं बोलती हूँ अगर कि भाई मेरे पास 1 GB डेटा आ रहा है, 1 GB डेटा डेली मेरा इनकमिंग डेटा है. एहतेशाम सेज वॉइस इज ब्रेकिंग अगेन. इज माय वॉइस ब्रेकिंग? नो राइट? एहतेशाम, इस बार मेरा इंटरनेट खराब नहीं है, आपका इंटरनेट खराब है, सबका हो सकता है. एनी विच वेज, सो इफ आई से कि 1 GB डेटा इज इनकमिंग डेटा एवरी डे, और यहाँ पे मैं बोल देती हूँ चलो 2 GB डेटा जो है मेरा डेटा एट रेस्ट रखा गया है. इट इज डेटा एट रेस्ट, ठीक है? ये इसको अलग से ही मैंने रख दिया है.
अब मेरा जो स्ट्रीमिंग डेटा है, जो स्ट्रीमिंग डेटा है वो 1 GB रोज आ रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ कि मंथली कितना आएगा? नियर अबाउट 30 GB। 30 GB, राइट। अभी इसका क्या फॉर्मूला है? डेली डेटा, योर डेली डेटा इनटू 30 डेज। ठीक है, डेली डेटा इनटू 30 डेज। आई सॉरी फॉर दैट हैंड राइटिंग, आई एम ट्राइंग टू राइट वेल। ओके, डेली डेटा इंटू 30 डेज, ठीक है। तो ये हो गया 1 into 30, दैट विल गिव यू 30 GB। अब मैं बोलती हूँ कि ईयरली डेटा कैलकुलेट करना है मुझे, ईयरली डेटा। तो इफ आई डू 30 into 12, विल दिस बी करेक्ट? Why no? This amounts to how much? 3600 GB, right? But a year has 365 days. A year has 365 days. So daily data कितना है हमारा? 1 GB अगर आता है, into we say 365, and considering the replication factor also, तो total हमारा data आता है 1095 का, 1095 GB का। Correct? Wrong, correct, what is it? Yes, 3 का replication factor लेके। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं 3600, तो नो, इट इज गोना बी 3650। तो ये 50 GB का क्या होगा? तो छोटी छोटी बातें होती है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अभी मंथली डेटा निकाला, ईयरली डेटा आपने निकाल दिया। अभी अगर मुझे बताओ कभी डेटा का इनफ्लो बढ़ जाता है सडनली, तो इसके लिए कौन सा पैरामीटर है? होता है ना, ई कॉमर्स का अगर प्रोजेक्ट है, बिग बिलियन सेल आ गई, यस, ओवरहेड, वेरी गुड। इसका मतलब लास्ट सेशन बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने किया है। ओवरहेड स्पेस आ गई। क्लाउडेरा कितना रेकमेंड करता है? 10% रेकमेंडेड है। तो क्या आपको 10% ही लेना है? इसके साथ एक बहुत सी छुप के वर्ड आता है। अगर कहीं आप देखते हो ना, रेड कलर में लोग लिखते हैं। रेड कलर इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अटेंशन सीकिंग कलर है वो। वेन एवर यू वेयर रेड एंड यू गो आउट इन पब्लिक, 110% पीपल आर गोइंग टू लुक एट यू। So if you want to be observed, or you want to be like an attention seeker in public, जहाँ पे आपको सब like for example कभी ऐसा है कि you have to present something, try wearing red, a lot of people will be attentive। ठीक है, उस तरह से आप देखोगे 50% ऑफ लिखते हैं ये लोग, और हम चले जाते हैं स्टोर में, अरे 15%, 50% ऑफ बोला है। बहुत ही छोटा सा लिखा होता है वहां पे, अप टू, जो हम पढ़ना भूल जाते हैं। और 50% देख के चले जाते, 100 की चीज 50 में, काय का वहां पे जाके, मैम हमने तो आपको अप टू 50% बोला था, 2 टी-शर्ट्स 50% पे है, बाकी के सारे 10% पे, 5% पे है। एग्जैक्टली, दैट्स द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो अप टू वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो अप टू 10% बोलता है ये। अगर मेरी एडमिन टीम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, मेरी एडमिन टीम बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव है, बहुत ज्यादा एकदम फुल ऑन एनर्जी है, बहुत अच्छे से काम करती है, सब ध्यान रखती है चीजों का, क्लस्टर मॉनिटरिंग एकदम अच्छा चल रहा है, तो ये 10% भी, 10% से नीचे भी आप रख सकते हो। हाँ, फ्लैट वर्ड मिस नहीं करना चाहिए। फ्लैट 50% है तो ही जाएंगे हम। तो ये अप टू बोलता है क्लाउडेरा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन रिजर्व दी ओवरहेड स्पेस। अब आता है डीएफएस एंड नॉन डीएफएस डेटा। डीएफएस एंड नॉन डीएफएस। डीएफएस के लिए कितना रखते हैं हम लोग? 70। और नॉन डीएफएस के लिए कितना रखते हैं हम लोग? 30। Now I want you all to tell me what is DFS and what is non-DFS data. DFS डेटा क्या है? चलो सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे, व्हाट इज डीएफएस डेटा? कौन सा डेटा आता है डीएफएस में? हदूप का डेटा। जो भी हमारे हदूप का डेटा है वो किस पे आएगा? डीएफएस पे आएगा। और नॉन डीएफएस डेटा फिर कौन सा हो गया? लिनक्स का डेटा, वेरी गुड। उसके फोल्डर्स, उसके प्रोग्राम फाइल्स, सी इसमें सी ड्राइव में जितने हैं, जावा के फाइल्स, इनबिल्ट फाइल्स, लॉग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो है, ये डेटा को भी तो स्पेस चाहिए। गाइज मत भूलो, हम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ डील कर रहे हैं। हदूप अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
और उसके नीचे लिनक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये दोनों, है क्या नहीं? लिनक्स इज अ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, हडूप इज अ डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक साथ लेके चल रहे हैं हम। तो हम एक मियान में दो तलवारें बिठा रहे हैं, जगह दोनों को भी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि एक के डील कर रहे हो और दूसरे को भूल जाओ। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि भाई ये जो 30% लिनक्स को देना है, आई डोंट वांट टू गिव 30%, मेरा डीएफएस में से स्पेस वो नहीं खाएगा। मुझे नहीं खाना चाहिए उसने, मुझे पता है वो नहीं खाएगा, मैं इसको 25% ही देती हूँ। अगर लिनक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी 25% से ज्यादा, तो वो किसका स्पेस खाने लग जाएगा? डीएफएस का स्पेस खाने लग जाएगा। डीएफएस की रिक्वायरमेंट अगर 70 से ज्यादा बढ़ेगी तो किसका स्पेस खाने लग जाएगा? नॉन डीएफएस का स्पेस खाने लग जाएगा। एट द एंड बेस में स्टोरेज वही रह रहा है ना। तो एक दूसरे का वो स्पेस ना खाए बोल के हमको बहुत ही ज्यादा दिमाग जगह पे रखते हुए, अलर्ट रहते हुए प्लान करना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलती हूँ कि भाई मुझे मेरा नॉन डीएफएस 25% पे ही रखना है, आई नो माई इनकमिंग डेटा, आई नो कि कितना डेटा आएगा, मुझे पता है कि मैंने कैपेसिटी किस तरह से प्लान की है, मुझे पता है कि मैंने ओवरहेड स्पेस छोड़ा है, इनकमिंग डेटा जितना आता है उससे ज्यादा ही कैपेसिटी रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इट इज नॉट गोइंग टू ईट अप माई नॉन डीएफएस स्पेस, सो लेट मी कीप इट टू 30। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आई डोंट नो, मेरा डोमेन ऐसा है कि कभी भी कितना भी डेटा आ सकता है, एट टाइम्स ऐसे हो सकता है कि डीएफएस 70 पे रखते हुए भी उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा आ सकता है, तो आई एम गोइंग टू कीप दिस एट 25%। But at the end, again, I ask you, who will be the decision maker here? इस प्रोजेक्ट का solution architect कौन है? You are. So you have to decide and you have to be able to justify these answers. You have to be able to talk about these in your L2. आ रही है बात समझ में? तो again, it is up to 30%. It is not 25% that Cloudera or 30% flat that Cloudera recommends. It is up to 30%. तो जब आप आंसर देते हो तो ऐसे आंसर मत देना, क्यों रखा आपने 10% ओवरहेड? क्लाउडेरा ने बोला। क्यों रखा आपने 30% नॉन डीएफएस? क्लाउडेरा ने बोला। जो क्लाउडेरा बोलेगा वो मैं करूंगा, करना भी चाहिए। यस, यू हैव टू रेफर टू द डॉक्यूमेंटेशन, नो डाउट, डेफिनेटली। लेकिन जस्टिफाई भी तो करना आना चाहिए। एल्बर्टो इज हैविंग अ गुड लाफ, डोंट यू थिंक आई एम राइट? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? You should be able to talk about it. See, sir, I do very well know the capacity of the incoming data that's going to flow in. And I know that I have reserved enough space while doing the capacity planning. And I perfectly understand that even if there is extra incoming data, we have enough overhead space and we have enough nodes for storage. And accordingly, I feel that I can reserve 30% for my non-DFS. ठीक है, इस तरह से एक सेंटेंस में प्लीज उसको खत्म मत कर देना, स्पेशली इजी क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के अच्छे अच्छे से आंसर्स देना। Mubin is facing the problem of voice break. I think only Mubin or everyone is, because no one else has still complained. Thank you. Sorry Mubin, I think आपको अपना नेटवर्क चेक करना चाहिए. If you want, I can give you a pause of 5 seconds. Go check. ये एक सैंपल इमेज है, अ, देख लेना यहाँ पे क्या है कि आपका जो डेटा है टीबी में आ रहा है। जनवरी में कितना आया? 30 टीबी आया। 2014, अभी ये 2013 से 2014 में 5% की ग्रोथ देखी है डेटा ने। तो जनवरी महीने में अगर 30 आया टीबी में, तो आगे जाके अगले साल जनवरी में 31.5 आया डेटा टीबी में। तो अगर उसको पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 15 में कितना आएगा, 16 में कितना आएगा और 17 में कितना डेटा आने वाला एक्सपेक्टेड है। अंडरस्टैंडिंग कि 2017 के जनवरी में भाई मेरे पास इतना डेटा आएगा, तो इसके हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसी तरह से हर मंथ का इन्होंने कर रखा है कि ये महीने में मुझे इतना डेटा एक्सपेक्टेड है, ये महीने में मुझे इतना डेटा एक्सपेक्टेड है। फिर ईयरली एक्चुअल ट्रैफिक ईयरली कितना है, ये इतना सब करके यहाँ पे देखो 160 आया टीबी, 360 टीबी। लेकिन बाय द टाइम इट इज 2017, अभी जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो प्रोजेक्ट 6-6 साल 7-7 साल हमारे साथ रहता है। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो पूरा 4 साल मैंने एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया है। डिटेल में अपना प्रोजेक्ट स्टडी करो, यू कैन वेरी वेल से इट।
आई वुडंट रेकमेंड दैट, आई वुड रेकमेंड कि आप 2-3 प्रोजेक्ट्स बताओ, लेकिन स्टिल इफ समवन वांट्स टू से भाई मुझे इसी को थरली करना है, मैं एक ही प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, नो प्रॉब्लम। रेप्लिकेशन फैक्टर अगर रखते हो आप 360 को, तो ये आपका डेटा कितना अराउंड 1000 के ऊपर चला जाता है। तो 2017 तक मैं कितना एक्सपेक्ट करूं ग्रोथ के बाद? गेटिंग इट? या डू नॉट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग साबिर, इट्स बीन टेकन केयर बाय द एडमिन टीम। आप ध्यान दो सेशन पे, है ना? उसके बाद आपको ये दिख रहा है कि आपको इसके अलावा आप देखना कि टोटल नोड्स उनको कितने लगे। तो भाई एक साल 2013 के साल में हमको 60 नोड्स पे हमारा क्लस्टर चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि बिजनेस क्या बोल रहा है कि भाई हर साल हमारा बिजनेस जो ग्रोथ करेगा वो 5% से करेगा, तो 5% से हमारा डेटा भी ग्रो करेगा। तो वो डेटा के हिसाब से हमने नोड सिलेक्ट किए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि हमारा डेटा का इनफ्लो कितना आएगा, क्या होगा। तो टोटल डेटा जो कैलकुलेट होता है डेली, फिर डेली के बाद मंथली, मंथली के बाद ईयरली, वो पूरा डेटा कैलकुलेट करने के बाद, ओवरहेड देने के बाद, देयर इज समथिंग दैट वी से टोटल डेटा। टोटल डेटा हम निकालते हैं, राइट? तो टोटल डेटा हम किस तरह से निकालते हैं? हम निकालते हैं डेटा एट रेस्ट, प्लस हम निकालते हैं डीएफएस का डेटा, प्लस हम निकालते हैं नॉन डीएफएस का डेटा, है ना? फिर हम निकालते हैं कि ओवरहेड कितना रखा है हमने। इसके बाद हम लेते हैं कि हाँ इतना तो आ गया, सब आ गया ना, डीएफएस, नॉन डीएफएस, रेस्ट, ओवरहेड, हाँ फुल स्टॉप। फिर इसको जैसे मैंने बोला था, डेटा एट रेस्ट हमारा 2 GB का होगा, डीएफएस डेटा हमारा गया कुछ अराउंड कितना गया था, 1095 गया था हमारा। फिर नॉन डीएफएस मैंने बोला था कि अराउंड 325, 30% कैलकुलेट किए थे हमने, तो उसको अप्रोक्सीमेटली से 350 कर लो। और ओवरहेड हमने 10% रखा था टोटल डेटा का, तो दैट केम टू अराउंड 109.5, तो उसको 110 कर दो अप्रोक्सीमेटली। तो इन सब का अगर हम टोटल मारते हैं तो हमको मिलता है 1536 GB टोटल डेटा हमारा। टोटल डेटा 1536 GB, है ना? अब इस टोटल डेटा, हमको टोटल डेटा तो मिल गया, कितना है, जस्ट आई राइट इट अगेन, 1536 GB हमारा टोटल डेटा हमको मिल गया। अभी हम ये सोच रहे हैं कि हमारा एक डेटा नोड जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 20 GB का। तो आप चलो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल डेटा अपॉन 20 अगर आप करते हो तो कितने नोड्स लगेंगे? अराउंड 77 नोड्स आएगा ये, राइट? 77 नोड्स के अराउंड आ जाएगा, या रफली हम कह सकते हैं कि भाई हमको 80 नोड्स लगेंगे रफली। अब इसके अंदर क्लाउडेरा बोलता है कि 40% आप नोड फेलियर लेके चलो। क्लाउडेरा क्या बोलता है? 40% नोड फेलियर के चांसेस है, नोड फेलियर को आप 40% तक लेके चलो। अब मुझे बताओ 40% अगर नोड फेलियर आता है तो 40% कितना आएगा इसका? 77 का 40% अराउंड कितना आएगा? राइट। तो इतने नोड्स आप बोलोगे नहीं भाई हमको इतना फेलियर नहीं रखना है, मेरे को नहीं लगता 40% नोड फेल होंगे मेरे, आई एम यूजिंग गुड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, मेरे नोड्स अच्छे हैं, आई विल रिजर्व 10 नोड्स कीपिंग इन माइंड नोड फेलियर। तो मैं 10 नोड्स को रिजर्व कर देती हूँ, तो 80 प्लस 10, तो मेरे टोटल नोड्स कितने हो गए अभी? 90 नोड्स। तो मेरा क्लस्टर कितने नोड्स का बना? 90 नोड्स का मेरा क्लस्टर बना। अभी आपने वो क्लाउडेरा का पेज देख रखा है क्या, जिसमें आप लोगों को पूरा क्लस्टर प्लानिंग बताया गया है? ये यहाँ पे इसमें आपके जो असाइनमेंट से देखो, 3 to 10 अगर आपके वर्क होस्ट है तो आपने कितना लेना है, 3 to 20 है तो क्या करना है होस्ट प्लेसमेंट, 2 to 80 है तो कितना करना है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं इसको, 80 to 200 वाले पे आपको कितने मास्टर्स लगेंगे, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना है, और आपके प्लानिंग के हिसाब से आपको कितने नोड्स डिप्लॉय करने हैं। यस, 90 डीएन हो गए हमारे, इसमें फिर हम क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे। आई थिंक द बैटरी इज लो, प्लीज कनेक्टेड। इसमें हम ऐड करेंगे मास्टर नोड्स,
है ना, नियरली अराउंड कितने मास्टर्स है, देखो यहाँ पे इसने सजेस्ट किया है 3, सजेशन के हिसाब से 3 है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि देखिए एक मास्टर होता है आपका, उसका हम करते हैं एचए, तो एक एक्टिव एनएन आ गया आपका, फिर एक आ गया आपका स्टैंड बाय एनएन, रिसोर्स मैनेजर भी आपका एक आ जाता है, आता है कि नहीं, यान का रिसोर्स मैनेजर आता है। अब इसका भी हम एचए करेंगे तो ऑब्वियसली 4 नोड्स आ गए ना यहाँ पे, मास्टर नोड्स 4 आ गए। अब आपको बता दूं कि हर एक सर्विस का भी एचए होता है। हाइव हाइव के मेटा स्टोर पे अगर लोड बढ़ गया, हाइव सर्वर पे अगर लोड बढ़ गया, तो वो भी क्रैश होने के चांसेस है, तो हाइव का भी हम एचए करते हैं। इसी तरह से एचबेस अगर प्रोजेक्ट में है तो एचबेस का भी एचए किया जाता है। तो तकरीबन हर सर्विस का एचए किया जाता है, तो वो नोड्स भी ऐड हो जाते हैं। मैं प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, आपको अभी यहाँ पे वो चीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यू कैन वेरी वेल गो विथ 3 मास्टर नोड्स। और अगर आपको पूछा जाए कि भाई आपने मास्टर नोड्स इतने क्यों लिए, 3 क्यों लिए, 4 क्यों नहीं लिए, तो बोलना आई रेफर्ड क्लाउडेरा डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस इज व्हाट आई चोज टू डू। तो मास्टर नोड आ गया आपका, फिर आपका आ जाता है यूटिलिटी नोड्स वहां पे, उसके बाद आ जाते हैं आपके एज नोड्स, एज नोड्स आ गए, और फिर आपके वर्कर नोड्स। तो आपको 80-90 नोड्स का क्लस्टर लेने की जरूरत नहीं है, आप पर नोड कैपेसिटी ज्यादा बता के नंबर ऑफ नोड्स कम कर सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट अ डेटा नोड कैन हैव? Yes, Karan Singh, if you have a 3-year project, then you will have to add on that parameter that every year my data will increase by 5%. So next year, how many data nodes should be added? That's where the commissioning commissioning of data comes into picture. Commissioning of data nodes. Yes, the maximum capacity of a data node is 32 TB. So आप अपने हिसाब से डेटा नोड का कैपेसिटी डिसाइड करके ये डिसाइड कर सकते हो कि क्रेडिट के हिसाब से कितने नोड का क्लस्टर डिप्लॉय करना है। आई बात समझ में आप लोगों को? आर यू ऑल विथ मी, or shall I wish you a good morning again? Is it helping you guys? Is the discussion helping you? Great. I'm happy. I am also liking the interaction that's going on. तो कैसे होता है ना, चैट सेशन जब एक्टिव होता है, so the person who see when I talk, I am just imagining all of you all. 109 बच्चे इमेजिन कर रही हूँ मैं, कहीं everyone is sitting in their rooms cozily and listening to me. So when I don't get the response in chat session, I suddenly feel low. I feel कहाँ गए सब लोग, you know. So I'm very happy. You guys are very interactive in the chat box, and that makes me it gives me that additional energy to carry on. Thank you very much. Yes, we'll come to that. कहाँ थी मैं? We were discussing about how many master nodes and how HA होता है and etc etc. तो वो 90 nodes अगर हम पकड़ के चले, what is happening to this? Just a moment. हाँ, तो इसको हॉल्ट करा देते हैं। वो 90 नोड्स अगर मैं पकड़ के चलूँ, तो इसके साथ ऐड हो जाएँगे हमारे 4 मास्टर नोड्स भी। फिर उसके साथ आ जाएगा हमारा एज नोड भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज़ कि भई कौन से नोड को क्या बोलना है। गेटवे नोड बोलते हो तो एज नोड भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी दीज़ एज नोड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि गेटवे भी हम 2 रखेंगे, हाँ गाइस रिमेंबर दिस, क्योंकि हो सकता है कि एक गेटवे के साथ अगर कुछ इश्यू हो जाए तो कहीं पे भी हमारा क्लस्टर रुकना नहीं चाहिए। तो प्रोडक्शन में गेटवे भी 2 होते हैं, 2 गेटवे लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताइए, आपका जो सीएम होता है, वो क्लस्टर में इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? Amit, you can decide according to the cluster that you want to deploy. अगर आपको 20 नोड का क्लस्टर लेना है, तो आप टोटल डेटा कितना बताओगे? टोटल डेटा को डिवाइड करने के बाद वो 20 नोड्स में बराबर से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? इस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आप आपके नोड की कैपेसिटी क्या बताने वाले हो। मशीन कौन सी लेनी है एंड एवरीथिंग, आपको उसके लिए क्लाउडेरा का डॉक्यूमेंटेशन रेफर करना पड़ेगा। Yes, I just showed you the page, right? I did show you. There is this document where आपको रन टाइम क्लस्टर और होस्ट असाइनमेंट्स पूरा बताया जाता है।
मास्टर होस्ट कैसे लेना है, यूटिलिटी होस्ट कैसे लेना है, उसका होस्ट प्लेसमेंट आपको किस तरह से करना है, मशीन का सिलेक्शन किस तरह से करना है, प्लानिंग किस तरह से करना है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू ऑन क्लाउडेरा डॉक्यूमेंटेशन. ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड रीड, दैट्स इट. यहाँ पे जाके आपको बस पढ़ना होता है. इफ यू रीड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. क्लाउड पे हम आएंगे. ओके. Release notes पे you can go, you can read a lot of stuff there. You also have options. देखो यहाँ पे कि इश्यूज क्या क्या आते हैं रन टाइम में, किस तरह से फिक्स किए गए, एवरीथिंग इज देयर. क्लाउडेरा के डॉक्यूमेंट अगर आपको पढ़ने की आदत लग गई तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका आप आंसर ना दे पाओ. एवरीथिंग इज गिवन देयर. गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन. If we are using cloud, we need 90 nodes for our project for 1 year. Then how many nodes to take initially? If we take all 90 nodes, it's waste of resources again. Satish, as I told you, 32 TB तक का capacity आप एक data node को दे सकते हो. And as I am telling you कि आप GB में data का inflow बताओगे, right? Because I understand that you have to deploy it in on AWS environment. तो आप जब GB में बता रहे हो तो you can increase the data node capacity that you will be showing in your project so as to show less number of nodes. सो माय क्वेश्चन हियर वाज कि आपका जो क्लाउडेरा मैनेजर का सर्वर है वो क्लस्टर में इंक्लूड होता है कि नहीं होता है. इज इट इंक्लूडेड इन द क्लस्टर और नॉट इंक्लूडेड इन द क्लस्टर? Saurabh is saying no. Asif is saying yes. Many of you are saying yes. Many of you are saying no. ठीक है. नहीं होता है guys. Remember this, okay? उसको हम इंक्लूड नहीं करते. Yes, we keep it outside. You know why it is kept outside? Because it has absolutely nothing to do with the services. It has absolutely nothing to do with the services. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपका क्लाउडेरा मैनेजर डाउन है तो क्या आपके क्लस्टर का परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा? नहीं होगा. अगर कोई सर्विस डाउन है तो क्या आपके क्लाउडेरा मैनेजर का परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा? नहीं होगा. तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. अभी आप मुझे बताओ कि आप इंस्टेंस ले रहे हो, मास्टर होस्ट का इंस्टेंस ले रहे हो, तो आपको क्या ध्यान में रखते हुए इंस्टेंस लेना पड़ेगा? कौन सा इंस्टेंस लोगे आप? क्या स्टोर करता है हमारा मास्टर होस्ट? क्या होता है मास्टर होस्ट पे? मेटा डेटा स्टोर करता है, राइट? व्हाट डज योर मास्टर नोड स्टोर? मेटा डेटा स्टोर करता है वो. तो जब आपका मेटा डेटा आ जाएगा मास्टर नोड पे तो आपको एक मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखो, I'll share with you another interesting diagram. Can you see this? अच्छा, डेटा नोड्स की जब बात आती है तो आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज देखोगे उसको, क्योंकि वहां पे स्टोरेज है बहुत सारा, है ना? तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज मशीन्स लोगे तो ये सारा कहाँ पे मिलेगा आपको इंफॉर्मेशन? क्लाउडेरा और एडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे. ओके. अब ये क्या है? ये आपके डेटा नोड्स का प्रोजेक्शन दिख रहा है. कैन यू सी टोटल डेटा नोड्स रिक्वायर्ड? तो यहाँ से अभी 13 से लेके तो 17 तक इन्होंने बताया है. सो दिस वाज 2013. इनको कम डेटा नोड्स लगे. देन इन 14 दे रिक्वायर्ड, दे शोड अ 5% ग्रोथ. देन इन 15 दे शोड. तो जब आप बात करते हो विजुअलाइजेशन की या एनालिसिस होने के बाद डैशबोर्ड क्रिएशन की, सो दिस इज समथिंग दैट इज शोन टू योर बिजनेस, योर मैनेजर्स. You think they are technically sound like you to understand whatever is seen on that black screen? आपकी तरह लिनक्स के कमांड्स डाल के वो लोग निकाल सकते हैं क्या ये सारी इंफॉर्मेशन? तो इस तरह से डैशबोर्ड क्रिएशन होता है, मस्त कलरफुल एकदम अच्छा सा. एक छोटे बेबी को भी बता दो तो उसको समझ में आ जाएगा. यस, दीज आर कॉल्ड इनसाइट्स. These are called insights. So this is how dashboard creation looks, or this is how visualization of your project looks, right? So आप क्या use करोगे visualization के लिए? What will you be using for visualization? टैबल्यू बता सकते हो, और अगर आपको
क्लाउड में बताना है तो आप क्या करोगे? आप उसको क्विक साइट भी बता सकते हो। तो जैसे-जैसे आपके क्लाउड के सेशंस होंगे, वैसे-वैसे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्लाउड और इसमें आपको क्या चूज़ करना है। आपको आपका हडूप का एनवायरनमेंट रखना है या आपको क्लाउड का एनवायरनमेंट रखना है। देखिए यहाँ पे आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू समथिंग। व्हेन यू से अबाउट एंटरप्राइज़, व्हेन यू से अबाउट क्लाउडेरा एंटरप्राइज़ डॉक्यूमेंटेशन, एंटरप्राइज़ कहाँ पे आके खत्म हो जाता है गाइज़? 6.3 पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है? तो व्हेन यू आर सेइंग हमने एक क्लाउड एंटरप्राइज़ ग्रेड प्रोडक्ट यूज़ किया था, तो 6.3 के अबव सारा प्रोडक्शन ग्रेड आप बोलोगे। छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आपको हर चीज़ अगर स्टडी करनी है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। अभी देखो अगर मुझे एडब्ल्यूएस के बारे में कुछ करना है, एडब्ल्यूएस पे मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। सब लोग बोल रहे हैं मैम क्लाउड का बताओ, क्लाउड का बताओ। ये देखो इस तरह से वर्कशॉप स्टूडियोज़ होते हैं। आई वाज़ गोइंग थ्रू दिस so लकीली आई हैव इट ओपन आई विल शो इट टू यू। अब ये क्या है? ये आपका लेक फॉर्मेशन बता रहा है वो, किस तरह से क्या होता है लेक फॉर्मेशन? It ingests and organize data, cleanse data, catalog and index data, analyze data, secure data, grant data access, orchestrate, etc. etc. अभी इसके ऊपर ये काम किस तरह से करता है? तो आपकी टर्मिनोलॉजीज क्या-क्या है? कंपोनेंट्स क्या-क्या है लेक फॉर्मेशन में? उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, इसमें सेल्फ पेस्ड लैब्स आ जाते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन क्लिकिंग ऑन दिस नेक्स्ट बटन। देखो लाइक फॉर एग्जांपल हाउ डू यू साइन अप फॉर एडब्ल्यूएस? इट विल गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हाउ यू हैव टू साइन अप फॉर एडब्ल्यूएस। उसके बाद आप आते हैं आईएएम यूजर, किस तरह से क्रिएट करते हैं? कुछ नहीं जाना है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ दिया गया है, कॉन्सेप्ट आपके सेशंस में क्लियर किए गए हैं। बाय नाउ ऑल ऑफ यू ऑल नो व्हाट आर आईएएम यूजर्स, प्लेसमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, रोल्स किस किस तरह से असाइन होते हैं। वी ऑल नो राइट, ये सेशन हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू दिस डॉक्यूमेंटेशन, क्लिक नेक्स्ट से लेके वो आपको सब कुछ बता रहा है। जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट आईएम यूजर। उसके बाद EC2 की पेयर किस तरह से बनाना है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट क्या होता है, फिर उसके आगे आप कहाँ जाते हो, ग्लू के बेसिक्स क्या है, फिर लेक फॉर्मेशन के बेसिक्स क्या 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 है, ग्लू से आप ETL किस तरह से करते हो। आपको आप AWS के कंसोल में लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है? करना क्या है? करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमको पढ़ना है। All you have to do is you have to go ahead and read everything. I guess Vaibhav, we just discussed with an example how to select, didn't we? Like अगर अपना daily capacity 1 GB है, तो what you can say is your total capacity is coming to, what is it? Your total data capacity. But what are you talking about? Is it your monthly data, your yearly data, or your daily data? तो आपका ईयरली डेटा 250 टीबी है, तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि जैसे मेरा ईयरली डेटा कितना आया था यहाँ पे, व्हाट वाज माय ईयरली डेटा व्हेन आई कैलकुलेटेड, आई गॉट इट टू अराउंड 1095 जीबी। सो इफ यू आर गेटिंग इट टू 250 टीबी, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो ना कि किस तरह से आप उसका 70% डीएफएस, आपका 70% डीएफएस जाएगा, 30% नॉन डीएफएस जाएगा, टोटल डेटा के हिसाब से आपका डेटा नोड का कैपेसिटी कितना आएगा, उस हिसाब से आपको कितने डेटा नोड्स लगेंगे। और मास्टर इंस्टेंस जो है वो आपको कौन सा लेना है, ये आपके क्लाउडेरा डॉक्यूमेंटेशन पे आपको वहां पे बताया गया है कि ये कैपेसिटी के लिए ये पर्टिकुलर मशीन लेनी है। आई कम बैक टू इट, आई शो इट टू यू। वेट, वेयर वाज आई वाज टेलिंग यू अबाउट AWS लेक फॉर्मेशन। AWS लेक फॉर्मेशन के बारे में आपको मैं बता रही थी। तो ये आपको मुझे डॉक्यूमेंटेशन बताना था कि यहाँ पे आपको वो सब कुछ बना के देता है, आपको एवरीथिंग इज गिविंग। व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन, किस तरह से आप उसको ऐड कनेक्शन करके कनेक्ट करते हो डेटाबेस को, किस तरह से क्रॉलर जाके उस पे काम करके आपको S3 में एक फाइल बना के देता है, जहाँ पे आपका पूरा डेटा जो है स्कीमा में इंसर्ट होके रेडीमेड आपको मिलेगा। दिस इज द सेम थिंग दैट इज यूज्ड इन अथीना। एंड देन वो डेटा S3 से आपको क्विक साइट, सॉरी, आपको S3 से क्विक साइट पे इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। तो क्लाउड में जब आप बात करते हो, जस्ट अ मिनट, आई विल सी इफ आई हैव दैट डायग्राम दैट आई हैड, आई शो इट टू यू, होल्ड ऑन। आई हैड अ वेरी नाइस डायग्राम दैट शोड कि सेम चीजें क्लाउड में किस तरह नजर आती है, होल्ड ऑन।
I'll have to go through a lot of steps to find out. In AWS, I had stored it somewhere for you. चलो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, बट आई विल शेयर इट विथ यू. एक मेरे पास डायग्राम है क्लाउड में, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे. अगर मिलता है तो आई जस्ट शेयर इट विथ यू राइट अवे. आई जस्ट गो थ्रू, गया कहाँ पे. तो उसमें पूरा फ्लो आपको बताया गया था कि सोर्सेस से आ रहा है एंड हाउ इट इज मूविंग. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देते हैं. कैन यू ऑल सी? तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये यूजर्स है. Amazon कनेक्ट से ये क्लाउड वॉच तो खैर मॉनिटरिंग कर रहा है. ये Amazon कनेक्ट से आपका जो डेटा जा रहा है कीनेसिस, कीनेसिस से फायर होज. फायर होज मतलब क्या, ये जो डेटा स्ट्रीम्स है उसको इसके थ्रू पास होता है पाइपलाइनिंग. फिर यहाँ पे आता है आपका S3. S3 से अब ये इमेजिन करो, यहाँ पे तो इट हैज नॉट गिवन एनीथिंग, बट S3 से इमेजिन करो कि कनेक्ट हो रहा है अथीना को, और अथीना से जा रहा है क्विक साइट पे. और S3 में डेटा आ सकता है EMR से भी. तो इसको ऐसे देखते हैं हम लोग. ये आपके डेटा सोर्सेज है, ठीक है. और इसके दो पाथ बनाते हैं. ये जाएगा आपका डेटा जो कि स्ट्रक्चर्ड है, ये जाएगा आपका डेटा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है. यहाँ पे हमने यूज कर लिया से रेड शिफ्ट. यहाँ पे हमने यूज कर लिया अथीना, ठीक है. इसके बीच में क्या क्या आएगा आपका, इसके बीच में आ रहा है आपका कीनेसिस. फिर कीनेसिस का फायर होज, यहाँ पे डेटा स्ट्रीम सेट, यहाँ पे कीनेसिस का फायर होज. फिर वहां से जा रहा है EMR पे, EMR से जा रहा है आपके S3 पे. अब S3 से यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डील कर रहा है. रेड शिफ्ट स्ट्रक्चर डेटा को डील कर रहा है, अथीना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डील कर रहा है. और इन दोनों को आके हमने कनेक्ट कर दिया आपके क्विक साइट से. यहाँ पे हो रहा है डेटा का विजुअलाइजेशन. अब मुझे बताओ, कहीं पे भी आपको विदाउट क्लाउड की सर्विसेज यूज किए कुछ और एक्स्ट्रा डालना पड़ा? ये आर्किटेक्चर यूज करके आप क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हो. आने वाले दिनों में अगर आपको रेड शिफ्ट सिखाया गया, अगर आपको अथीना किस तरह से यूज करना है, इसके सेशंस हो गए. EMR तो आपका ऑलरेडी हो रखा है, यस और नो? यस. S3 ऑलरेडी आपको बताया गया है क्या है. Kinesis is nothing but the way to bring in your data. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डेटा जब आता है या एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट होता है, तो कैसे कनेक्ट होता है? हाउ इज दैट कनेक्ट एस्टैब्लिश्ड? किस तरह से कनेक्ट होता है? अच्छा, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा ट्रैवल कैसे करता है? पाइपलाइन. वेरी गुड, दैट वाज द वर्ड आई वाज वेटिंग फॉर. CI/CD पाइपलाइन हो गया या जो भी पाइपलाइन है. अच्छा, ये पाइपलाइन एक होती है कि मल्टीपल होता है? मल्टीपल होता है, क्योंकि एक पाइपलाइन अगर खराब हो गई तो भी डेटा का इनफ्लो रुकना नहीं चाहिए, राइट? अच्छा, ये पाइपलाइन कौन क्रिएट करता है, किसका काम है पाइपलाइन बनाना? डेवलपर्स का. डू वी नीड टू वरी अबाउट द पाइपलाइन क्रिएशन? अगर क्लाउड में है तो ऐसे भी वी डोंट नीड टू वरी, बिकॉज क्लाउड इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. बट इफ नॉट, देन डू वी नीड टू वरी अबाउट द पाइपलाइन क्रिएशन? नहीं. तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. अपना काम क्या है? व्हाट इज आवर वर्क देन? अपना रोल क्या है? खाली देखना क्लस्टर को, क्लस्टर को सिक्योर करना भी रहेगा ना, डोंट यू थिंक? सर्विसेज ऐड करना, डेटा लेकर आना, डेटा का ध्यान रखना, डेटा को एक्सेस देना, एक्सेस डिनाई करना, सर्विस डाउन हो गई तो अप करना, क्लस्टर डाउन हो गए तो अप करना, HA मेंटेन करना, कमिश्निंग करना, डीकमिश्निंग करना, बैकअप लेना, डिजास्टर में रिकवरी किस तरह से करना है वो देखना, रोल बैक पे काम करना,
मल्टीपल क्लस्टर्स पे काम करना, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। L3 सिक्योरिटी अगर आप यूज कर रहे हो क्लाउड में तो क्या यूज करोगे आप? व्हाट विल यू बी यूजिंग? TLS SSL। TLS SSL यूज होता है सिक्योरिटी के लिए, राइट? इसका भी आपके कमिंग डेज में सेशन होगा। आपका वन वे ट्रस्ट, टू वे ट्रस्ट हो गया है। Yes, so now you all know what I mean when I say security. VPC, you all understand, network layer security समझ में आता है, security groups सबको समझ में आता है ना? इसके बाद हमको वन वे ट्रस्ट पता है, टू वे ट्रस्ट पता है, और अभी आगे जाके हम लोग TLS SSL भी सीख लेंगे, अगर सेशन नहीं हुआ है तो। Why we remove and add the node? योगित का क्वेश्चन, याकूब का क्वेश्चन है, why do we add and remove the node? अब मुझे बताओ, अगर आपके बिजनेस का बहुत अच्छा चल रहा है और हर साल 5% का आपका बिजनेस ग्रोथ बता रहा है, ठीक है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड अ न्यू रेस्टोरेंट और उसका डेटा आप मैनेज कर रहे हो, उसके कई चेन्स बन गए, एक सिटी से मल्टी सिटी हो गया, मल्टी सिटी से मल्टी नेशंस हो गया, इंटरनेशनली फ्रेंचाइजी आपकी जा रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल KFC हो गया, मैकडी हो गया, ऐसे कुछ, और उतना ज्यादा डेटा आपका आ रहा है, कस्टमर डेटा आ रहा है, राइट? तो अभी कोविड आ गया और सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, फिर क्या होगा? 5% ग्रोथ आप रिपोर्ट करोगे या 5% रिग्रेस रिपोर्ट करोगे? नीचे आएगा। तो जब रिग्रेशन होता है, प्रोग्रेस की जगह रिग्रेस होता है उसमें, तो जो एक्स्ट्रा नोड्स है उसको डीकमिशनिंग करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? करने पड़ेंगे ना, जिस तरह से इस बार कोविड में बहुत सारी जगहों पे हुआ होगा। तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हम करते हैं क्या? हम नहीं करते, क्योंकि एक अच्छा एडमिन वो होता है जिसको एग्जैक्टली पता होता है कि कितने रिसोर्सेज में काम कराना है। अगर ये चीज सीखनी है ना, तो अपनी अपनी मम्मियों के साथ जब वो राशन की लिस्ट बनाते हैं ना, तब बैठना। किसी ने देखा है मम्मियों को राशन की लिस्ट बनाते हुए? हैव यू एवर sat your mom down and spoken to her about how it is done? Amazing capacity cluster planning they do. Amazing. एक रिसोर्स वेस्ट नहीं होने देते। अरे, आज छोले की सब्जी बच गई, कल उसी में आलू मिक्स करके पानी पूरी खाओ, पानी पूरी का पानी बच गया उसी में भेल बनाओ, और अगर भेल बच गई तो उसी को कुछ फ्राई व्राई करके उसके कटलेट्स बना लो, है ना? तो रिसोर्सेज का तो वेस्टेज हम करते नहीं है, नो मैटर व्हाट। एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस, द बेस्ट रिसोर्स यू हैव एट योर होम इज योर मॉम। हर चीज का ध्यान रखते हैं वो, ऑपरेशनल कॉस्ट का भी और बाकी कॉस्ट का भी पूरा ध्यान रखता है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू बी, उनसे सीखो एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह बनना है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपको अंदाजा है कि आने वाले महीने में मेरे बेटे का बर्थडे है और बेटे के बर्थडे पे 10 लोग एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड है खाना खाने के लिए, तो जब मैं कैपेसिटी प्लानिंग करूंगी महीने के राशन का, तो बर्थडे को ध्यान में रखते हुए, यानी मेरा 5 या 10% का ग्रोथ ध्यान में रखते हुए, डेफिनेटली मेरे रिसोर्सेज ज्यादा आ जाएंगे ना? आएंगे कि नहीं आएंगे? और उसके बाद मुझे अंदाजा है कि भाई अभी बेटा टीनेजर हो गया एंड ही इज सेइंग नो मॉम, आई डोंट वांट अ पार्टी एट होम, आई वांट टू गो एंड जस्ट एंजॉय विद माय फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू गो आउट फॉर अ मूवी, या हम लोग एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तो राशन कम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उस तरह से आप उस तरफ से प्लान करोगे ना कि आगे जाके अगर बिजनेस कम होने वाला है तो कम नोड्स लेंगे, बढ़ने वाला है तो ज्यादा लेंगे। यही आपका काम है। और ये किस तरह से सीखते हैं? आपको पता है, जब हडूप का क्लस्टर डिप्लॉय होता है एक्चुअली, तो डेटा डाल के देखते हैं पहले इसमें टेस्टिंग में उसको, जब वो टेस्टिंग में होता है तो पहले उस पे डेटा डाल के देखते हैं, चेक करते हैं, जॉब रन करके देखते हैं, फिर जॉब हिस्ट्री सर्वर पे जाके चेक करते हैं कि भाई ये जॉब रिसोर्स इसको इनफ हुए क्या, जॉब सही से रन हुआ क्या, इज इट टेकिंग मोर टाइम, मोर देन एक्सपेक्टेड। अगर वो कहीं कहीं पे ऐसे समझ में आता है कि भाई जॉब ने ज्यादा टाइम ले लिया, देन यू कम बैक एंड चेक द रिसोर्स मैनेजमेंट अगेन, you come back and check the make the amendments in your resources, then again you run a job and see, फिर जाके आप जॉब हिस्ट्री सर्वर पे चेक करते हो कि अरे हाँ कैसे हुआ, अच्छा अब सही चला है या नहीं चला है, अब जॉब कम टाइम ले रहा है, फिर देखते हो कि रिसोर्सेज कितने लगे, इसको ज्यादा तो नहीं लगा दिए हमने रिसोर्सेज, कम तो नहीं लगा दिए, वो हिसाब से अमेंडमेंट्स कर करके फाइनली एक प्रोडक्शन क्लस्टर बनता है। अंडरस्टैंडिंग? यस, POC।
इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, इस तरह से आपको फिर आपका क्लस्टर डिप्लॉय करना है, और इस तरह से क्लस्टर डिप्लॉय होने के बाद फिर आपको एनरोल करना है फटाफट फटाफट L2 के लिए अपने आप को। गेटिंग इट? और आई वांट टू शो यू अ प्रोजेक्ट इफ आई हैव एनी। एक बना बनाया प्रोजेक्ट भी आपको किसी का दिखा देते हैं। हैव यू सीन एनी प्रोजेक्ट टिल डेट? किसी ने बताया है? नहीं, नॉट येट। चलो आज आपको बताते हैं किसी का प्रोजेक्ट। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? तो ये एक प्रोजेक्ट है, सैंपल है, ओके? डोंट इसको मतलब इसको सैंपल प्रोजेक्ट पकड़ के मत चलो। यू कैन डू मच बेटर देन दिस। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ योर प्रोजेक्ट इज गोना लुक लाइक। कॉपी वॉपी का छोड़ दो, जो कॉपी करेगा वो भरेगा। आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई एक्चुअली अप्रिशिएट पीपल हु आर हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। I don't, you should never be worried about what people will think about me. You should always be worried about मैं अपनी नजरों में क्या हूँ। दूसरों की नजरों में गिरूं नहीं गिरूं वो बहुत बात की बात आती है गाइस। अपनी नजरों में अपने को एकदम टॉप पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो एक एक स्लाइड देखो अभी। ये क्या बोल रहा है? कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स है इसके? प्रोजेक्ट का क्लाइंट जो भी है XYZ, चैलेंजेस क्या क्या है, सोल्यूशन। नो नो, प्लीज डू नॉट डू दैट आसिफ, आई वाजंट टारगेटिंग एनीवन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग दैट प्लीज बी ऑनेस्ट, and I'm sure Yogit is very much honest. Please do not create a rift between me and Yogit. हम लोगों में ना तुम ऐसे आग लगाने का काम मत करो। I was just trying to explain कि please be honest, hard working रहो और अपना काम सही करो, है ना योगित? आपको टारगेट करके कुछ नहीं बोला है मैंने। ये लोग बस मजे ले रहे हैं आपके। अपने बीच में झगड़ा करवाना चाहता है आसिफ। जस्ट जस्ट किडिंग गाइस। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि कॉपी वॉपी कुछ है नहीं, तकरीबन सबका सेम वही होगा, वही लाइफ साइकिल होता है, वही वैसे ही दिखते हैं सबके स्लाइड्स, काले पीले नीले हरे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डिप्लॉयमेंट सबका वैसे ही नजर आता है। द थिंग इज दैट हाउ क्रिएटिव यू आर, बिकॉज यू आर गोना लर्न, और ये आपके लिए रोजी लेके आने वाला है। दिस इज गोना फेच यू अ जॉब गाइस। तो दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना प्रोजेक्ट खुद नहीं करोगे, लोगों से कॉपी करोगे तो क्या बताओगे इंटरव्यूज में? यस यस प्रसाद, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 3 years, तो उस हिसाब से 5% ग्रोथ के हिसाब से डेटा कैलकुलेट करके उतने नोड्स आप एडिशनली अगले साल ऐड करने वाले हो, ये आप प्रोजेक्ट में बोलोगे। ओके, सो वी वर ऑन द सेकंड स्लाइड, जहाँ पे आप डालोगे कि आपका क्लाइंट, आपके चैलेंजेस, आपके सॉल्यूशंस, आपके रिजल्ट्स क्या हुए। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी क्लस्टर कैपेसिटी प्लानिंग की, फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगी आपकी क्लस्टर प्लानिंग की, प्रोजेक्ट फ्लो डायग्राम आएगा, डेटा लाइफ साइकिल एंड क्लस्टर का स्क्रीनशॉट आएगा। ये देखो अभी हमने थोड़ा बहुत क्लाइंट के बारे में ब्ला 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 बोला। ये कहाँ से पिक करना है? आपके यूज केस में क्लाइंट का इंट्रोडक्शन होता है बहुत अच्छे से, उस यूज केस से पिक करोगे आप। सो आवर क्लाइंट वाज, इट वाज US क्लाइंट और ब्रिटिश क्लाइंट, एंड दैट क्लाइंट, ये उनका प्रोजेक्ट था, ऐसे करते थे वैसे करते थे, दिस दैट, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के क्लाइंट के बारे में। नाउ व्हाट वर द चैलेंजेस दैट द क्लाइंट वाज फेसिंग, ये यूज केस में दिया है। कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ी बहुत अपनी वहां पे इंग्लिश डालो, थोड़ी बहुत अपना क्रिएटिविटी यूज करो, थोड़ा बहुत डिफरेंट लगे। सभी जाके क्लाउडेरा से यूज केस उठा रहे हैं, सभी उसी कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर पेपर डेटा लिया था हमने, कम से कम 10 लोग तो पेपर डेटा पे ही काम करेंगे। अपना कुछ तो भी डिफरेंट रहने दो उसमें। ठीक है? उसके बाद आता है सोल्यूशन क्या दिया। तो आपने क्लाउडेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हडूप यूज करके उसके प्रॉब्लम को किस तरह से आपने सोल्यूशन दिया। No, 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 no. You don't have to disclose the name of the company. You don't have to disclose the name of the client. Nobody allows that. Even they are not allowed to ask you in the interview who is your client. Don't give out the name. Okay? वरना पूरा बता क्या होगा पिन कोड के साथ। यहाँ पे कंपनी लोकेटेड है, ये ब्रिज के नीचे, प्रोजेक्ट का नाम ये है, हुआ था ये। वन ऑफ द पर्सन, वो बंदे ने बोला मैं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और तेरे को मैं रेफर करने वाला हूँ। बोला हाँ हाँ मेरे को, मुझे रेफर करो भाई, रेफर करो। रेफर वेफर किया भाई ने। इन्हीं का मैनेजर उसका इंटरव्यू ले रहा है, ये बंदा तो छोड़ के गया है वहां से। अब प्रोजेक्ट था 3 साल पुराना, बंदा बता रहा है 5 साल का एक्सपीरियंस। बोले अरे हाँ 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका,
तो कौन से प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है? इसने एज इट इज नाम बताया, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया। अच्छा, उसी प्रोजेक्ट का मैनेजर इसको इंटरव्यू कर रहा है, बोले अरे वाह भाई, 5 साल से तू काम कर रहा है, हम 3 साल से यहाँ पे तू 5 साल से कहाँ से काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पैदा ही 3 साल पहले हुआ है। तो इस तरह से ना करियो। उसको तो मैनेजर ने रिजेक्ट किया ही किया, जिसने रेफर किया था उसको ढूंढ के लाया। अच्छा, तेरा रिसोर्स था, इतना तो समझा देते। मतलब जाके तुम वहां पे प्रोजेक्ट का नाम, डिटेल सब डिस्क्लोज कर रहे हो। अपने बंदे करते हैं अपने साथ, अपनी कम्युनिटी है राइट, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं अपने साथ, बेचारे आके आपको कंपनी बताते हैं, कंपनी का प्रोजेक्ट बताते हैं, कौन से नोड को क्या नाम रखा है, क्लस्टर का नाम क्या है, किस तरह से काम होता है, हर चीज आपको बेचारे आके बताते हैं। और आप लोग क्या करते हो, जैसे कि वैसे रट्टू तोता करके वहां पे पोपट की तरह बोल के आते हो। अरे कम से कम अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थोड़े चेंजेस करो। डोंट गिव आउट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लाइंट एटसेट्रा आउट देयर, ओके? है हमारा कोई क्लाइंट, आई वुड नॉट लाइक डिस्क्लोज इट प्लीज। आई वुड लाइक टू कीप द नेम ऑफ माय क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल, okay? So as per ITIL guidelines, we are not supposed to sort of, give away the names, all these names, and tell you about the inner details of my organization. And I'm sure I wouldn't do it for your company too. If I join you guys and if I'm appearing for an interview outside, I would definitely not leak your confidential details. So I would appreciate, sir, if you do not ask me about it. खत्म, नहीं बोलना है तो आपके प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन उठना तो बंद हो गए। ये अभी तो मैंने बोला यार, इसको भगवान समझ के मत चलो। कहाँ दिया है, कौन सा लोकेशन दिया है? व्हाट लोकेशन? ओके, सो यहाँ पे आपका सोल्यूशन है, देखो, द प्लेटफॉर्म कैन एग्रीगेट फर्स्ट सेकंड थर्ड। जीशान, माइग्रेशन के ऊपर आपका एक डेडिकेटेड सेशन होगा, पूरा माइग्रेशन आपको बताया जाएगा, पूरा जीरो से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। यू डोंट वरी अबाउट माइग्रेशन, ओके? तो कहाँ थी मैं? यस, सोल्यूशन क्या दिया था, एडब्ल्यूएस का एनवायरनमेंट यूज किया, आर्किटेक्चर क्या यूज किया, सर्विसेज क्या यूज किए, ये स्लाइड में आएंगे। उसके बाद रिजल्ट्स क्या हुए, 200% इंक्रीज हुआ उसका यूजर बेस, 100% इंक्रीज हुआ रिस्पॉन्स उसका, 80% इंक्रीज हुआ कंटेंट कंजम्पशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, 10 लाख एलएसी के पकड़ लिया इसने। हाँ देखो, ऐसे बेवकूफी की गलतियां मत करना, L2 वाले ने पकड़ लिया तो पूछेगा जरूर। आपका क्लस्टर कंटेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट आपका क्लाउड है, AWS है, यहाँ पे अज्योर आ सकता है, GCP आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज कर रहे हो आप, क्लाउडेरा का CDH है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है आपकी, CentOS 7, यहाँ पे आप रेड हैट भी डाल सकते हो। JVM कौन सा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन में ओरेकल का जावा यूज होता है, तो वो वाला है। DFS क्या है, हडूप, CDH 5.16, CM 5.16। ये आपका प्रोजेक्ट फ्लो डायग्राम इस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ पे आपका क्लिक स्ट्रीम डेटा आ रहा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, सेंटिमेंटल एनालिसिस करके जो डेटा हमने स्टोर किया है वो आ रहा है यहाँ से, काफका के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे इसने लिया नहीं है स्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर आपको रखना है तो आप स्ट्रक्चर्ड डेटा रखे हुए RDBMS से स्कूप से बता सकते हो यहाँ पे। फिर इसने क्या किया है, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के लिए स्पार्क यूज कर रहा है। अच्छा गाइस, एक क्वेश्चन था मेरा, स्पार्क बैच प्रोसेसिंग करता है क्या? यस और नो, क्विकली, लेट मी सी हु आंसर्स फर्स्ट। जितने लोगों ने नो बोला है वो सारे के सारे गलत है। डेफिनेटली स्पार्क करेगा बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग के लिए भी यूज होता है स्पार्क। जैसे आपको 10 यूज केसेस एक साथ करने हैं, 10-10 के लॉट में अगर उनको ये करना है, प्रोसेस करना है, यू कैन वेरी वेल डू इट। और स्पार्क आपका स्ट्रीमिंग डेटा के लिए भी यूज होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेंसर्स से वगैरह डेटा आ रहा है तो स्टिल यू कैन यूज स्पार्क, डी स्ट्रीम से उसको कनेक्ट करके, गेटिंग इट? तो स्पार्क आपका बैच प्रोसेसिंग एज वेल एज स्ट्रीमिंग डेटा दोनों के लिए यूज होगा। वहां से आप आते हो आपके क्लस्टर के अंदर, तो यहाँ से स्पार्क से प्रोसेसिंग होके अब देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन लोडिंग, ओके? तो ETL हो रहा है, वो काफका कनेक्ट से साथ। पाइपलाइन क्रिएशन अपना काम नहीं है, बट स्टिल यू विल बी यूजिंग पाइपलाइंस। यहाँ से आप आते हो HDFS पे, यहाँ पे यान है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, हाइव हो रहा है क्वेरिंग के लिए, उजी जूकी पर, उजी इज जस्ट अनदर शेड्यूलर, जूकीपी इज टेकिंग केयर ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन, यू इज द क्लाइंट इंटरफेस जहाँ से आप क्वेरी करोगे। जो डेटा है वो हमारा स्टोरेज हमको बहुत महंगा है, स्टोरेज पे रखना नहीं है ज्यादा टाइम तक, तो हम डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम तक डेटा रहेगा HDFS पे, उसके बाद हम उसको S3 में पुश करते हैं, इवेंचुअली वो ग्लेशियर में चला जाता है। और डिस्प्ले आप कराओगे उसको टैब्ल्यू पे, आप यहाँ पे क्विक साइट डाल सकते हो।
तो क्लाउड में ये डायग्राम कैसे दिखेगा ये मैंने आपको बताया। क्लिक स्ट्रीम, सेंटिमेंटल डेटा काफका की जगह आएगा किनेसिस, प्रोसेसिंग की जगह आएगा रेडशिफ्ट, अथीना, लैम्बडा जो भी आपको देना है, स्टोरेज आएगा S3 का, और यहाँ से वो जाएगा ग्लेशियर में S3 से, और यहाँ पे वो जाएगा टैब्ल्यू क्विक साइट पे। ग्लेशियर के भी आपको पता है ना कि डेटा किस तरह स्टोर करना है। बहुत ज्यादा पुराना है तो कोल्ड ग्लेशियर में जाएगा, और इंटेलिजेंट टियरिंग में कब होता है डेटा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है आपकी एक्सेस करने की तो, या तो स्टैंडर्ड मंथली फ्रीक्वेंसी है तो स्टैंडर्ड में रखते हैं। तो S3 के सेशन में आपने वो सब देख रखा है। गो थ्रू द सेशंस अगेन एंड अगेन। ओके। इसके बाद आपका क्लस्टर प्लानिंग आ जाता है। आपका एनवायरनमेंट AWS है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस है या RHEL है, व्हाटएवर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तो ये सारा आपको मिल जाता है आपके क्लाउडेरा के वेबसाइट पे। JDK आपका ओरेकल का है। क्लस्टर प्लानिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, काफका का वर्जन कौन सा, ये सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन में है। स्पार्क कौन सा ले रहे हो, उसके साथ कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स चेक करना है तो यू का वर्जन कौन सा लगेगा, ऊजी का कौन सा, जू कीपर का, यान का। उसके बाद आता है आपके मशीन्स, कौन से मशीन। तो देखो यहाँ पे मास्टर मशीन्स कौन से लिए इन्होंने, R5 का एक्सेल इंस्टेंस लिया है। ऑल दिस इज सजेस्टेड, डॉक्यूमेंट में वो सजेस्ट करता है कि अगर इतना आपका इनफ्लो है डेटा का तो क्लाउडेरा विल टेल यू तो मिनिमम ये साइज के आपको मशीन्स लगेंगे। गो थ्रू दी डॉक्यूमेंटेशन। आई गेस अमित वाज आस्किंग मी दैट, राइट? दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि उसको 16 कोर का प्रोसेसर लगेगा। डेटा नोड्स जनरली आप रख सकते हो अराउंड 1 कोर वगैरह। मास्टर नोड को कितना प्रोसेस कोर्स लगेंगे, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में दिया है। 2 TB का स्टोरेज, 128 GB का रैम। ओके देन, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? भेटला ना तुला आंसर इनफ्लो बद्दल? थँक यू व्हेरी मच। मग मशीन स्पेसिफिकेशंस कौन से है, स्लेव मशीन्स कौन से है, यहाँ पे H1 लिया है, H1 या D2, ठीक है, विच एवर इज रिकमेंडेड बाय क्लाउडेरा डॉक्यूमेंटेशन। कितने कोर्स के प्रोसेसर्स, कितना स्टोरेज लगता है उसके ऊपर। यहाँ पे आपने क्या देखा कि 2 TB का स्टोरेज है मास्टर मशीन पे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 16 TB है, क्योंकि डेटा एक्चुअली यहाँ रिसाइड करता है, यहाँ पे तो मेटा डेटा है तो यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज लगेगा। यहाँ पे रैम कौन सी है आपकी, 128 GB की रैम है, यहाँ पे 256 GB की रैम है। अभी यहाँ पे देखो 8 into 2000 GB ऑफ HDD रखी है हमने स्टोरेज के लिए, 64 बिट प्लेटफॉर्म लिया है। अब ये आ गया आपका कैपेसिटी प्लानिंग। सो 2 TB डेटा है, डेटा एट रेस्ट आपका, और आपका डेटा एट मोशन कितना है, 30 GB का है, इंटू 365 डेज इंटू 3 रेप्लीकेशन फैक्टर, तो ये इतना हो गया। अब अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे TB में रखना है तो मैं क्या बोलूंगी, ठीक है 30 TB का डेटा है, इंटू 365 डेज कितना होगा, 3650 समथिंग वॉट एवर इट इज, इंटू 3 रेप्लीकेशन। अब मैथ्स नहीं करवाओ मुझसे यहाँ पे, उतना आपका डेटा आ जाएगा फिर। तो TB में मत लो, GB में ही लो, आई वुड सजेस्ट। पेटाबाइट्स में दिखाना है क्या आपको? फिर इस तरह से आपका डिप्लॉयमेंट आएगा, SNN, SRM, ये CMN डेटाबेस का मशीन, हाइव, RM, गेटवे, NN, ये WC, इस तरह से आपका काफका 1, काफका 2, जब अगर काफका ऐड किया है तो, स्पार्क ऐड किया है तो उसके होस्ट, ये काफका का अपना अपना क्लस्टर रहता है। फिर उसके बाद आप आ जाते हो क्लाउडेरा मैनेजर पे। जो भी आप डेटाबेसेस बनाते हो ना, आपको हम खुद बनाते हैं डेटाबेसेस, राइट? आपने किया होगा, हम सबने बनाए हैं। हम्म। तो उसका एक शेयर फोल्डर होता है, शेयर फोल्डर में वो बनाते हैं ना, हम SCM प्रिपेयर करते हैं, scmprepare.sh की एक फाइल होती है हमारी। वो क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर ये ग्राफ्स हमको दिखते हैं यहाँ पे। ये जो भी आपको ग्राफ्स दिखते हैं वो जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं उसके बेस पे दिखते हैं। तो इस तरह से आपका क्लस्टर दिखेगा। एंड देन फाइनल स्लाइड क्या हो गया भैया, देखो, होल्ड ऑन ना। हम्म, फिर केरबेरोस एनेबल किया है हमने। यस, मैट्रिक्स कलेक्शन यूज होता है बाप। उसके बाद हम कहाँ थे, ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी, ये सारे आप आएंगे, ये टैब्लू। अब देखो टैब्लू आपको कनेक्ट करना है तो आप जाएंगे गूगल पे, हाउ टू कनेक्ट हडूप टू टैब्लू जाओ, और वहां पे चेक करो, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये आ गए हम टैब्लू पे। इस तरह से आपका टैब्लू का स्क्रीन दिखेगा। आई ऑल्सो शो यू, जस्ट अ मिनट। हाउ टू कनेक्ट हडूप विद टैब्लू, ये
हॉटनवर्क्स का आया। तो अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में ये बताना है तो आप बता भी सकते हो। यू कैन एक्चुअली गो ahead एंड चूज दिस क्लाउडेरा टैब्ल्यू हेल्प यहाँ पे। अब अगर आपको इम्पाला का कनेक्टर यूज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो आपको क्या क्या लगेगा। आपको यूजर नेम लगेगा, पासवर्ड लगेगा, रेल्म लगेगा, एफक्यूडीएन लगेगा, सर्विस नेम लगेगा। इतनी चीजें अगर आपके पास है तो ये डॉक्यूमेंट फॉलो करके आप आराम से टैब्ल्यू से कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट करने के बाद आप टैब्ल्यू के विजुअलाइजेशन का भी स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, बट दैट इज नॉट कंपलसरी। अगर आप करते हो वेल एंड गुड, इफ यू डोंट डू इट स्टिल ओके, बिकॉज दैट इज डन बाय डिफरेंट टीम। बीआई टीम टेक्स केयर ऑफ इट। हाँ, सैंपल डेटा के आपको फाइल्स लेके आने पड़ेंगे। सैंपल डेटा फाइल्स गूगल से पिक करो और वहां से उसको प्रोसेस करके यहाँ पे बताओ। ठीक है। अभी आज का सेशन समझ में आया गाइज आप लोगों को? टैब्ल्यू तक लेके आई हूँ आपको मैं, शुरू से क्लस्टर कैपेसिटी प्लानिंग सब कुछ रिवाइज करा दिया, यूज केसेस डिस्कस किए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सैंपल डेटा के आपके सीएसवी फाइल होंगे, जेसन के फाइल्स होंगे, वो हिसाब से डाउनलोड करो। हाउ टू टेक स्ट्रीमिंग डेटा एज सैंपल, ये मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ याकूब। आई लेट यू नो हाउ टू डू दिस। डाउनलोड, अरे जाके गूगल करो ना भैया, बहुत सारे रहते हैं डेटा फाइल्स। आपको गूगल करो सैंपल डेटा डाउनलोड, आपको मिल जाएंगे। S3 यूज करना है इवेंचुअली। एचडीएफएस से सब लोग S3 पे ही पुश करेंगे डेटा, योगित S3 यूज करो। एचडीएफएस से इवेंचुअली हम डेटा पुश कर रहे हैं S3 पे ही, ये बताना है। वहां से फिर और पुराना हो जाता है तो ग्लेशियर पे डाल देते हैं। वी नेवर फ्लश आउट द डेटा कंप्लीटली। एचडीएफएस से S3 से S3 से ग्लेशियर पे कहीं ना कहीं वो जाता ही है। यस, data.gov इज अ गुड वेबसाइट। डेटा वर्ल्ड है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आपको सैंपल डेटा मिल जाता है। ओके, एनीथिंग एल्स दैट इज स्टिल कंफ्यूजिंग टू यू? कुछ है जो समझ में नहीं आया? करण सिंह, यू विल हैव टू वेट फॉर द काफका सेशन। आपको बता तो दूं अभी मैं यहाँ पे, लेकिन जिन्होंने काफका के बारे में नहीं पढ़ रखा है उनको फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वेट फॉर द काफका सेशन। आपको काफका के स्ट्रीम सेट्स के बारे में, कैसे कनेक्ट होता है डेटा, कहाँ से आता है, काफका कनेक्ट क्या है, ये सारी बातें बता दी जाएगी। प्रोड्यूसर्स किस तरह से डेटा सोर्सेज से कनेक्ट होते हैं, स्ट्रीमिंग डेटा उनमें कैसे आता है, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू वंस योर काफका सेशन इज डन। यस, वी हैव डिफरेंट डेटा रिटेंशन पॉलिसीज। कुछ कंपनीज बोलते हैं हम 1 महीने तक डेटा रिटेन करेंगे, कुछ बोलते हैं 1 साल तक करेंगे। तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर विल। इफ यू आर शोइंग अपग्रेडेशन देन व्हाट आर द थिंग्स टू बी प्रेजेंटेड। तो देखो, एक प्रॉपर प्लानिंग बताना पड़ता है अपग्रेडेशन में, तो कि किस तरह से आपने अपग्रेड किया पहले, और क्या क्या स्टेप्स किए। तो उसके लिए आपका अपग्रेडेशन का एक सेशन होगा जिसमें डिटेल्ड आपको अपग्रेडेशन दिखाया जाएगा कमिंग डेज में। हाँ, तो फिर उसमें आपको बताया होगा ना कि अपग्रेडेशन के सेशन में आपको क्या क्या फॉलो करना है, अपग्रेड किस तरह से करना है। हाउ डू फर्स्ट यू टेक द बैकअप। आप रोल बैक प्लान इंटैक्ट होना चाहिए आपका, तो ही आप अपग्रेड करोगे कि क्या 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 कैसे रोल बैक करना है। आई डेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली। अपग्रेडेशन के बारे में आपको पूरा सेशन हुआ है, यू बीन टॉट अपग्रेडेशन कंप्लीटली। इम्पाला अगर आप बता रहे हो तो आपको हाइव भी बताना है क्या? मर्जी है आपकी। इफ यू वांट टू कीप बोथ यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू यू शुड नॉट। रोल बैक कुछ नहीं, एक प्लान होता है कि अगर समथिंग गोज रॉन्ग वंस यू अपग्रेडेड, तो आप रोल बैक किस तरह से करोगे। तो यू हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ प्लान कि ये डेटा का बैकअप लेके आप कहीं पे रखते हो, फिर डेटा धीरे धीरे मूव करते हो, धीरे धीरे मूव करते हैं चंक्स में, बैचेस में डेटा मूव होता है। फिर देखते हो इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन तो ही हम बाकी का डेटा लेके जाते हैं, नहीं तो हम रोल बैक कर देते हैं उतना ही डेटा। बाय एडिंग द नोड्स, बाय कमिशनिंग मोर नोड्स। इफ यू आर यूजिंग क्लाउड, इट्स ऑटो स्केलेबल। क्लाउड में तो टेंशन ही नहीं है ना, ऑटो स्केलेबिलिटी है। I just answered that, Amit, ki yes, we have different data retention policies for different companies. Yes, 6 months, 1 year,
S3 तो लगेगा ही ना, इवेंचुअली HDFS से डेटा आपको S3 पे ही फ्लश करना पड़ेगा। और क्या क्या क्वेश्चंस है? विल वी सिलेक्ट रीजन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट? No, depends. It all depends upon your client requirement. You can very well deploy in Mumbai region. As you asked me, I guess somebody asked me about the Impala up there. तो देखो Hive जो रहता है ना, उसका आपको कैसा है? Yes, Hive का मेटा स्टोर वो यूज करता है, डेटाबेस Hive का यूज करता है, लेकिन कुछ मशीन्स पे आप Hive इंस्टॉल कर लो, कुछ पे नहीं करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लॉन्ग टर्म ये करना है, बैच क्वेरी और एनालिसिस है, तो आप हाइव यूज करो। इम्पाला कब यूज होगा? रियल टाइम है, एकदम इंटरैक्टिव आपका रखना है आपको क्वेरीज, तो एसक्यूएल क्वेरीज इंटरैक्टिव रख रहे हो आप, तो आप इम्पाला यूज करोगे। यस, यू कैन डू प्रोजेक्ट फॉर एनी सैम्पल डेटा। डेटा का एक्सेस किसी को नहीं होता है, डेटा का एक्सेस किसी को भी नहीं होता है, तो यस, यू कैन वेरी वेल यूज योर सैम्पल डेटा। अच्छा, करण सिंह इज यूजिंग सेंसर डेटा, वेरी नाइस। सो यू विल बी यूजिंग काफका आई गेस, और किनेसिस, व्हाट आर यू यूजिंग? Very nice, Karan. I would like to see your project. Very nice, Rohit. Rohit is also taking sensor data. So you guys are not keeping any scope for any structured data, right? Data at rest है ही नहीं तुम्हारे पास। हाँ, काफका एंड स्कूप, एज आई सजेस्टेड कि स्ट्रक्चर्ड डेटा स्कूप से डालो, काफका से रियल टाइम लेके आओ। ऑल राइट, तो इट्स आई एम रियली हैप्पी, आप लोगों ने तो डोमेन सिलेक्ट करके डेटा कौन सा रहेगा ये भी यहाँ तक भी पहुंच गए लोग। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। अभी तक तो आधे ही सेशंस हुए हैं, लेकिन यू गाइस आर प्लानिंग रियली वेल। आई एम हैप्पी। Any other questions, guys, or should we conclude the session for today? ब्रेक नहीं लिया मैंने, हाँ, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि इंटरेस्टिंग चल रहा है, ज्यादा बोरिंग नहीं है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सरदर्द है नहीं ज्यादा आप लोगों के लिए, तो कहाँ ब्रेक ले। बातें ही तो कर रहे हैं हम, जस्ट डिस्कशन ही तो चल रहा है। थैंक यू अमित, यू टू हैव एन अमेजिंग वीकेंड। तो एनीथिंग दैट रिमेन्स ऑन माय पार्ट, गाइस? एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू वांट मी टू आंसर? Yeah, we are nearly about the end of the course, but as I told you right in the beginning, I don't know if you've spoken in the beginning or not, but course only ends once you get a job. Sorry, Sad. So that's the bad news for you. I don't know what admin told you, but the course will only end when you get a job, and still we will be giving you support post job also. You want me to take one dedicated session on cloud? I guess, yeah, we can do that. Why not? Anand sir would be the right person to do that for you, I guess. So we can definitely consider that request. क्लस्टर कैसे लाया सेंसर का डेटा, उसके लिए पाइपलाइंस लगेंगे ना, तो आप बोलोगे कि हमने पाइपलाइन यूज किया। यस, व्हाई नॉट, माय प्लेजर। Kubernetes, if you want to, if you want to do a project with Kubernetes, definitely yes, you can. And what was I trying to tell you now? अच्छा, तो सोहेल को completely AWS पे प्रोजेक्ट करना है, you don't want to like sort of go with this, आपको AWS का ही एनवायरनमेंट रखना है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्लाउडेरा पे नहीं कर रहे हो आप, क्लाउड इसमें कर रहे हो, AWS पे ले रहे हो। अच्छा, दो प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक क्लाउडेरा पे, क्लाउड पे, वेरी नाइस, गुड। तो ठीक है, सॉर्टेड है आप लोग। फटाफट शुरू करो प्रोजेक्ट पे काम, L1 L2 L3 L4 दो, और निकलो यार यहाँ से, फटाफट जाओ, जॉब लो, एंजॉय योर लाइफ, आगे बढ़ो, है ना? इट वाज अमेजिंग इंटरेक्टिंग विद यू गाइस टुडे, आई होप टू सी मोर ऑफ यू, एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड, टेक केयर, बाय बाय।